सुरक्षाकर्मी की उंगलियां बच्चे की बांह पर कस गईं और बच्चा ऐसे सिसक उठा जैसे किसी ने उसके भीतर छिपी आखिरी हिम्मत भी मसल दी हो। अर्जुन ने आगे बढ़कर वह पकड़ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे मालूम था कि गरीब आदमी का हाथ उठना भी अपराध बना दिया जाता है। उसने केवल आंखों में सीधापन भरकर कहा, उसके पास देख लीजिए, पर पहले उसे इंसान की तरह खड़ा होने दीजिए। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, फिर भी भीड़ के शोर में अजीब तरह से सुनाई दे गई। अनन्या ने पहली बार ध्यान से अर्जुन को देखा। धूल लगी कमीज, घिसी हुई चप्पल, कंधे पर पुराना झोला और चेहरे पर ऐसी थकान जो केवल सफर की नहीं, जिम्मेदारियों की होती है। वह इस तरह खड़ा था जैसे उसके पास बचाने को कोई धन नहीं, सिर्फ किसी अजनबी बच्चे की इज्जत हो। अनन्या को अपने घर के विशाल भोजन कक्ष की याद आई, जहां नौकरों के नाम तक याद रखना जरूरी नहीं समझा जाता था। यहां एक भूखा लड़का एक अनजान बच्चे के लिए सबकी घृणा के सामने दीवार बन गया था। तुम कौन हो? सुरक्षाकर्मी ने कठोर स्वर में पूछा। अर्जुन ने कहा, यात्री हूं, दिल्ली जा रहा हूं नौकरी के लिए। इतना सुनते ही पास खड़े एक आदमी ने हंसकर कहा, नौकरी मिलेगी तो पहले चोरी की ट्रेनिंग छोड़ना पड़ेगा। भीड़ में कुछ लोग हंस दिए। अर्जुन ने गर्दन झुका ली, पर चुप्पी में अपमान निगलना आसान नहीं था। उसे लगा जैसे किसी ने मां के माथे का कुमकुम मिट्टी में रगड़ दिया हो। फिर भी उसने अपने भीतर पिता की आवाज सुनी, सत्य को गाली से चोट नहीं लगती। बच्चे की जेबें उलट दी गईं। उनमें 2 सिक्के, एक टूटी सिटी पुरानी पॉलिथीन और आधी खाई हुई रोटी का टुकड़ा निकला। रोटी देखते ही अर्जुन का हृदय कांप गया। वह उसी की दी हुई रोटी था। नितिक के बाद अपमान का पत्थर आंसू रोक देता है, शायद डर के बाद अपमान का पत्थर आंसू रोक देता है। सुरक्षाकर्मी ने पॉलिथीन फेंक दी और कहा कि पर्स कहीं छिपाया होगा। अर्जुन ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, जिसके पास रोटी छिपाने को जगह नहीं, वह हीरे का पर्स कहां छिपाएगा? अनन्या के चेहरे पर हल्की लज्जा उतर आई। उसे याद आया कि पर्स उसने स्वयं कार में सीट पर रखा था, फिर ट्रेन छूटने की जल्दी में शायद उठाना भूल गई। पर उसके आसपास खड़े लोग तुरंत गरीब बच्चे को चोर मान चुके थे। अमीरी के चारों ओर एक अदृश्य दीवार होती है जो सच से पहले शक भीतर बुलाती है। उसने अपने चालक महेश की ओर देखा। महेश घबराकर फोन मिलाने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका चेहरा बदल गया। मैडम, उसने धीरे से कहा, पर्स कार में ही रह गया है। यह बात सुनते ही प्लेटफॉर्म पर एक भारी सन्नाटा उतर आया। जिन होठों से अभी आरोप निकले थे वे अचानक बंद हो गए। सुरक्षाकर्मी ने बच्चे की बांह छोड़ दी, पर क्षमा नहीं मांगी। गरीब को गलत ठहराना जितना आसान है, उसके सामने झुकना उतना ही कठिन। बच्चा धीरे से पीछे हटने लगा, जैसे अभी भी कोई उसे पकड़ लेगा। अर्जुन ने अपने झोले से बची हुई छोटी मिर्च निकालकर उसकी हथेली में रख दी और फुसफुसाया, जा पानी पी लेना। बच्चा अर्जुन को ऐसे देखता रहा जैसे पहली बार किसी ने उसे नाम से पहले मनुष्य समझा हो। अनन्या कुछ कदम आगे आई। उसके महंगे सैंडल प्लेटफॉर्म की धूल को छू रहे थे, पर इस बार उसे धूल से घिन नहीं आई। उसने बच्चे के सामने झुककर कहा, मुझसे गलती हुई। बच्चा पीछे हट गया, क्योंकि अमीरों की नरम आवाज भी गरीब बच्चों को कभी कभी जाल लगती है। अनन्या ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, पर बच्चा नहीं आया। तब उसने अपने दुपट्टे से उसकी गिरी हुई पॉलीथीन उठाई और उसमें पड़े सिक्के वापस रख दिए। भीड़ में कुछ औरतों की आंखें भर आईं। अर्जुन को लगा अब मामला समाप्त हो जाएगा, पर भाग्य कभी कभी एक दरवाजा बंद करके दूसरा झटका खोल देता है। उसी समय घोषणा हुई कि दिल्ली फॉर्म बदलकर दूसरे छोर पर आएगी। भीड़ अचानक हिल गई। लोग सूटकेस उठाकर दौड़ने लगे। धक्कों में अर्जुन का झोला हाथ से छूटा, फिर उसने तुरंत पकड़ लिया, पर जब उसने जेब टटोली तो उसके भीतर जैसे बिजली गिर गई। टिकट सुरक्षित था, पर मां द्वारा दिया गया लिफाफा जिसमें पता और पैसे थे गायब था। उसने पागलों की तरह आसपास देखा। जेब की सिलाई फटी हुई थी, शायद भीड़ में किसी ने हाथ साफ कर दिया था। 200 रुपए, दिल्ली का पता, रिश्तेदार का नाम, सब चला गया था। टिकट के बिना आदमी ट्रेन में नहीं चढ़ सकता, पर पते के बिना शहर में उतरना अंधेरे कुएं में छलांग लगाने जैसा था। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जमीन पर, बेंच के नीचे, चाय वाले के पास सब जगह तलाशा। उसकी सांस फूल रही थी, पर लिफाफा कहीं नहीं था। अनन्या ने उसकी बेचैनी देखी। कुछ देर पहले जो युवक पत्थर की तरह खड़ा था, अन्या ने इसके चिपकता था, अब टूटती हुई मिट्टी जैसा लग रहा था। क्या खो गया? उसने पूछा। अर्जुन ने पहले उत्तर नहीं दिया, क्योंकि गरीब आदमी अपनी हानि भी छिपाता है।
कहीं कोई उसे और छोटा न समझ ले। पर फिर उसके होंठ कांपे। माँ का दिया पता था, थोड़ा पैसा था। उसने जेब की फटी सिलाई दिखा दी। उस एक फटाव में अनन्या को पूरी व्यवस्था की दरार दिखाई दी। जहां मेहनतकश के सपने जेबकतरों और मजबूरियों में गिर जाते हैं। मैं मदद कर सकती हूं, अनन्या ने धीरे से कहा। अर्जुन तुरंत पीछे हट गया। धन्यवाद, उसने कहा, पर मैं भीख नहीं लेता। अनन्या को यह वाक्य किसी थप्पड़ की तरह लगा, लेकिन उसमें अपमान नहीं, आत्मसम्मान था। उसने पहली बार समझा कि दया और सम्मान में कितना गहरा फर्क होता है। वह चाहती तो 100 नोट निकाल कर दे सकती थी, पर वह जान गई कि ऐसे दिया गया पैसा अर्जुन की जरूरत नहीं, उसकी रीढ़ पर चोट करेगा। उसने पूछा, तुम्हारे पास कोई प्रमाण पत्र है? नौकरी कहाँ खोजनी है? अर्जुन ने झोले से फाइल निकाली। कागज पुराने थे, किनारे मुड़े हुए, पर साफ सुथरे तरीके से रखे गए थे। हाई स्कूल इंटर, कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, पिता की मृत्यु का कागज और कुछ आवेदन पत्र। अनन्या ने उन्हें देखा तो उसके मन में अजीब पीड़ा उठी। इस लड़के ने अपनी गरीबी को भी कितने अनुशासन से तय करके रखा था। उसने फाइल वापस करते हुए वह कहा, दिल्ली बहुत बड़ी है, बिना पते के मुश्किल होगी। अर्जुन ने उत्तर दिया। मुश्किल से डरकर घर लौट गया तो मां का मंगलसूत्र बेकार बिक जाएगा। यह सुनते ही अन्या की आंखें अनायास अर्जुन के गले की ओर गईं, फिर उसके चेहरे पर टिक गईं। मां का मंगलसूत्र, यह शब्द उसके भीतर कहीं गहरे उतर गया। उसकी अपनी मां ने महंगे गहनों की अलमारी छोड़ी थी, पर वह मां की गोद से बहुत छोटी उम्र में वंचित हो गई थी। उसके पास हीरे थे, पर मां की उंगलियों की स्मृति नहीं। सामने खड़े लड़के की मां ने जो बेचा था, वह आभूषण नहीं, अपने अतीत का अंतिम उजाला था। अनन्या ने पहली बार धन की निष्ठुर चमक को भीतर से काला महसूस किया। ट्रेन आने की घोषणा फिर हुई। अर्जुन ने फाइल समेटी और भीड़ की ओर बढ़ा, मानो निर्णय कर लिया हो कि जो होगा देखा जाएगा। अनन्या ने महेश को रोका और धीमे स्वर में कुछ कहा। महेश टिकट खिड़की की ओर दौड़ गया। सुरक्षाकर्मी कुछ समझ नहीं पाए। अनन्या ने अर्जुन को पुकारा, सुनिए। वह मुड़ा, आंखों में सावधानी थी। अनन्या ने कहा, मैं आपको पैसा नहीं दे रही। मेरे पास एक फैक्ट्री का पता है जहां योग्य लोगों की जरूरत होती है। आप चाहें तो वहां जा सकते हैं। अर्जुन ने उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। अमीर लोगों की बातें अक्सर कृपा के आवरण में बंधी होती हैं, पर इस लड़की की आंखों में आज आदेश नहीं, संकोच था। क्यों? उसने पूछा। अनन्या ने उत्तर देने में देर की, फिर बोली, क्योंकि आपने एक बच्चे का साथ दिया जब सब उसे चोर कह रहे थे। ऐसे आदमी को नौकरी खोजनी नहीं चाहिए, उसे काम मिलना चाहिए। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसके भीतर विश्वास और संदेह की लड़ाई चल रही थी। प्लेटफॉर्म पर हवा भारी होती जा रही थी। महेश लौट आया। उसके हाथ में एक छोटा कागज और पानी की बोतल थी। अन्या ने कागज अर्जुन की ओर बढ़ाया। यह पता है, उसने कहा, राजवंशी टेक्सटाइल्स, औद्योगिक क्षेत्र, नरेला। कल सुबह पहुंच जाना। वहां मेरा नाम मत लेना, सिर्फ अपने कागज दिखाना। अर्जुन ने कागज लिया, पर बोतल लेने से मना कर दिया। अनन्या ने उसे बच्चे की ओर बढ़ा दिया, जो अब भी थोड़ी दूरी पर खड़ा था। बच्चा बोतल लेकर भागा नहीं, बल्कि पहले अर्जुन की ओर देखने लगा। भीड़ में खड़े कुछ लोग अब फुसफुसा रहे थे। किसी को आश्चर्य था कि करोड़पति घर की लड़की एक अनजान युवक से इतने आदर से बात कर रही है। किसी को यह दृश्य अच्छा लगा, किसी को खटका, पर अनन्या अब उन निगाहों से परे थी। उसने अर्जुन से कहा, आपकी माँ ने आपको बहुत अच्छा बनाया है। यह सुनते ही अर्जुन की आंखें झुक गईं, उसकी पलकों पर जमा पहने चुक गईं। उसकी पटों में जमा पानी वह छिपा नहीं सका। आपकी प्रशंसा सुनना उसे जपने लिए नहीं, जैसे मिट्टी के लिए सम्मान मिलना लगा। अचानक अनन्या ने वह किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अर्जुन से पूछा, क्या आपके पास माँ की तस्वीर है? अर्जुन चौंका, फिर धीरे से उसने जेब के भीतर रखी छोटी प्लास्टिक कवर वाली तस्वीर निकाली, जिसमें सावित्री देवी तुलसी चौरे के पास बैठी थी। अन्या ने तस्वीर दोनों हाथों से ली। वह कुछ क्षण उसे देखती रही, जैसे किसी मंदिर की मूर्ति देख रही हो। फिर उसने अपने सिर को हल्का सा झुकाया और तस्वीर को माथे से लगा लिया। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग सांस रोककर देखने लगे। ऐसी मां को प्रणाम, अनन्या ने बहुत धीमे कहा, पर शब्द फैल गए। जिसने अपने बेटे को गरीबी देकर नहीं, चरित्र देकर भेजा है। अर्जुन स्तब्ध खड़ा था। उसे लगा जैसे किसी ने मां के नंगे गले में फिर से सम्मान का मंगलसूत्र पहना दिया हो। पास खड़ी बूढ़ी औरत रो पड़ी। चाय वाला, जो अभी तक तमाशा देख रहा था, अपनी केतली नीचे रखकर आंख पोंछने लगा। बच्चा तस्वीर की ओर देखता रहा,
जैसे उसे पहली बार समझ आया कि माँ केवल जन्म देने वाली नहीं, इंसान बनाने वाली भी होती है। अर्जुन ने जल्दी से तस्वीर वापस ली, पर उसके हाथ कांप रहे थे। आप ऐसा मत कीजिए, उसने कहा। हम छोटे लोग हैं। अन्या का चेहरा गंभीर हो गया। छोटे वे होते हैं जो बिना गलती के किसी को चोर कहते हैं, उसने उत्तर दिया। आप नहीं। यह वाक्य भीड़ के बीच जैसे दर्पण बनकर खड़ा हो गया। कई चेहरे झुक गए। सुरक्षा कर्मी ने पहली बार बच्चे की ओर देखकर धीमे से कहा, माफ करना। बच्चा समझा या नहीं, पर उसकी आंखों का डर थोड़ा हल्का हो गया। ट्रेन की हेडलाइट दूर से दिखाई दी। लोहे की पटरी कांपने लगी। अर्जुन ने झोला कंधे पर डाला और जाने को हुआ। अन्या ने हाथ जोड़कर कहा, आपका सफर शुभ हो। उसने कोई नाम नहीं पूछा, न अपना पूरा परिचय दिया। शायद कुछ रिश्ते नाम से पहले जन्म लेते हैं और नाम बाद में खोजते हैं। अर्जुन ने भी हाथ जोड़ दिए। उसके पास देने को कुछ नहीं था, पर उसने मन ही मन उस अजनबी लड़की के लिए वही प्रार्थना की जो मां उसके लिए करती थी। ईश्वर तुम्हें सही कर्म का साहस दे। भीड़ ट्रेन की ओर टूट पड़ी। अर्जुन ने किसी तरह सामान्य डिब्बे के दरवाजे तक पहुंचकर अंदर जगह बनाई। भीतर पसीने, लोहे, धूल और उम्मीद की गंध भरी थी। वह दरवाजे के पास खड़ा रहा। प्लेटफॉर्म पर अनन्या अब भी दिखाई दे रही थी। उसके चारों ओर महंगे सामान और सुरक्षाकर्मी थे, पर चेहरा अकेला था। अर्जुन ने सोचा, अमीरी शायद हर कमी नहीं भरती। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। बच्चा प्लेटफॉर्म पर दौड़ता हुआ आया और अर्जुन को हाथ हिलाकर विदा करने लगा। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने जेब से मां खिस की तस्वीर फिर निकाली और सावधानी से गीता के भीतर रख दी। आज उसे लगा कि पिता की पुस्तक केवल श्लोकों में नहीं, घटनाओं में भी खुलती है। एक अजनबी बच्चे की रक्षा करते हुए उसने अपना पता खोया था, पर शायद उसी कर्म ने उसे नया रास्ता दिला दिया। क्या यही कर्म था जो मुनाफा किसी और रूप में लौटा देता है? उसने आंखें बंद की और मां को मन ही मन बताया कि मैं अभी टूटा नहीं हूं। अनन्या प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन को दूर जाते देखती रही। महेश ने धीरे से कहा, मैडम कार चलें, पर उसने उत्तर नहीं दिया। उसे अपना पर्स मिल गया था, पर मन में कोई और चीज खो गई थी। शायद अपने वर्ग का अहंकार। स्टेशन की धूल उसके सैंडल पर जम गई थी, फिर भी उसने साफ नहीं किया। उसे लगा यह धूल उस मां के आंगन की होगी जिसने अपने बेटे को भूख से ज्यादा ईमानदारी की शिक्षा दी। उसी धूल में उसे पहली बार अपने जीवन का खालीपन दिखाई दिया। रात घिर चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ फिर अपनी पुरानी चाल में लौटने लगी, पर जिन लोगों ने वह दृश्य देखा था वे भीतर से थोड़े बदल गए थे। किसी ने बच्चे को चाय दी, किसी ने बूढ़ी औरत को बेंच पर बैठने दिया। छोटी छोटी करुणाएं अचानक जन्म लेने लगी, जैसे एक मनुष्य का सही कर्म कई हृदयों में दीपक जला देता है। अन्या ने पीछे मुड़कर स्टेशन की दीवार पर लिखी पंक्ति पढ़ी, यात्री कृपया अपने सामान की रक्षा करें। वह सोचने लगी, मनुष्यता की रक्षा कौन करेगा? उधर ट्रेन अंधेरे मैदानों को चीरती हुई दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन खिड़की की सलाखों से बाहर देखता रहा, जहां गांवों की टिमटिमाती बत्तियां एक एक कर पीछे छूट रही थी। उसकी जेब में अब पैसे कम थे, पर हाथ में एक पता था। उसका दिल अभी भी भय से भरा था, पर उस भय के भीतर एक नया विश्वास धड़क सा था। उसने गीता पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मां, आपने कहा था कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज पहली बार आपकी बात सच लग रही है। ट्रेन रात के अंधेरे में दौड़ रही थी और अर्जुन दरवाजे के पाड़ा होकर अपने भीतर की घबराहट को संभाल रहा था। डिब्बे में इतनी भीड़ थी कि किसी का कंधा किसी की पीठ से अलग नहीं हो पा रहा था। कोई मजदूर अपनी गठरी पर सिर टिकाए सोने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने जेब में हाथ डालकर उस कागज को फिर छुआ जिस पर अन्या ने पता लिखवाया था। उसे लगा ये कागज अब टिकट से भी अधिक जरूरी है। एक अधेड़ आदमी ने उसे जगह बनाकर थोड़ा बैठने का इशारा किया। अर्जुन पहले संकोच में खड़ा रहा, फिर घुटनों को मोड़कर फर्श पर बैठ गया। आदमी का नाम करीम अंसारी था, जो हर साल बिहार से दिल्ली जाकर निर्माण स्थल पर काम करता था। उसने अर्जुन की आंखों में पहली यात्रा का डर पहचान लिया। अर्जुन ने सिर हिलाया। करीम ने लंबी सांस लेकर कहा, दिल्ली पहले आदमी को डराती है, फिर दौड़ाती है और आखिर में वही पूछती है कि तेरी जड़ कहाँ है। गेग के शब्दों में अनुभव की धूल थी। उसने बताया कि शहर में काम बहुत है, पर काम देने वालों के दिल कम है। कई बार मजदूरी काट ली जाती है, कई बार नाम बदलकर पुकारा जाता है, कई बार आदमी की थकान को मशीन समझ लिया जाता है। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा।
उसे पिता की वह बात याद आई कि ज्ञान केवल किताबों से नहीं, लोगों की पीड़ा से भी मिलता है। डिब्बे के अंधेरे में बैठे ये यात्री जैसे भारत का दूसरा चेहरा थे, जो अखबारों में नहीं, पटरियों पर यात्रा करता है। रात गहराई तो अर्जुन ने झोले से गीता निकाली। डिब्बे की पीली रोशनी में अक्षर कांपते हुए दिख रहे थे, जैसे पिता की उंगलियां पन्नों पर फिर रही हों। उसने पुस्तक खोली तो भीतर मां की तस्वीर रखी थी। स्टेशन का दृश्य फिर आंखों में उतर आया। जब अन्या ने उस तस्वीर को माथे से लगाया था, अर्जुन ने पलकों को बंद कर लिया। उसे लगा मां दूर गांव में नहीं, इसी भीड़ में उसके पास बैठी हैं। उस अजनबी लड़की की झुकी हुई आंखों ने उसके भीतर मां के त्याग को नया सम्मान दिया था। उधर पटना से लौटती कार में अनन्या एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। महेश बार बार रियर मिरर से उसे देखता, पर उसकी आंखें बाहर अंधेरे में अटकी थी। शहर की रोशनियां शीशे पर फिसलती जा रही थी, मगर उसके भीतर स्टेशन का धूल भरा प्लेटफॉर्म अटका हुआ था। उसने जीवन में कई दान समारोह देखे थे, जहां कैमरों के सामने कंबल बांटे जाते थे, पर आज पहली बार उसने किसी गरीब के आत्मसम्मान को छूते हुए महसूस किया था। उसे समझ आया कि मदद हाथ से नहीं, दृष्टि से शुरू होती है। घर पहुंचते ही विशाल लोहे का फाटक खुला। राजवंशी हवेली संगमर, रोशनी और सुरक्षा में लिपटी खड़ी थी, जैसे शहर की सारी की समृद्धि ने वही शरण ले ली हो। अन्य कार से उतरी तो नौकरानी ने तुरंत उसका दुपट्टा संभाला। किसी ने पानी लाकर दिया, किसी ने पूछा कि रात का भोजन परोसा जाए या नहीं। उसे अचानक यह सेवा बोझ जैसी लगी। स्टेशन पर वह बच्चा पानी की बोतल लेने से पहले अर्जुन की अनुमति खोज रहा था, और यहाँ लोग बिना पूछे उसके मौन को भी आदेश समझ रहे थे। दादी शांता अपने कमरे के बाहर तुलसी के पास बैठी थी। उनके हाथ में माला थी और आंखों में वह शांति जो उम्र के आंसुओं से बनती है। अनन्या उनके पैरों के पास बैठ गई। दादी ने केवल उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, आज मन बहुत भरा है क्या? इतना सुनते ही अन्या की आंखें छलक पड़ी। उसने स्टेशन की पूरी घटना बताई। उसने सुनती दी पर लगाऊ झूठा आरोप, अर्जुन की दृढ़ता, खोया हुआ लिफाफा और सावित्री देवी की तस्वीर। दादी चुपचाप सुनती रहीं, जैसे कर्म की कहानी पहचान रही हो। बेटी, दादी ने धीरे से कहा, धन मनुष्य को छत दे सकता है, पर छाया नहीं। छाया तो दूसरों के दुख के पास बैठने से मिलती है। अन्या ने पूछा, दादी, मैंने उसका पता फैक्ट्री का दे दिया, क्या यह सही था? शांता ने उसे देखा। यदि तूने उस रम का समझकर भेजा है तो गलती है, यदि उसके कर्म का सम्मान करके भेजा है तो पुण्य है। पर याद रख, हमारा घर केवल रोटी नहीं देता, कई बार लोगों की रोटी छीन भी चुका है। यह वाक्य अन्या के भीतर कांटे की तरह चुभ गया। अगली सुबह ट्रेन दिल्ली के बाहरी इलाकों में प्रवेश कर रही थी। खिड़की के बाहर झुग्गियां, कारखाने, धुआं, ऊंचे पुल और अनगिनत तार एक दूसरे में उलझे दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने ऐसा शहर कभी नहीं देखा था। याजुन ने ऐसा शहर कभी नहीं देखा था, और आदमी की आंखें जल्दी कहीं टिकती नहीं थी। स्टेशन पर उतरते ही भीड़ ने उसे आगे धकेल दिया। दिल्ली की हवा में ठंडक कम, जल्दबाजी अधिक थी। उसने झोले को कसकर पकड़ा और नरेला का पता बार बार पढ़ा। पुरानी दिल्ली स्टेशन के बाहर आवाजों का तूफान था। ऑटो चालक घेरने लगे, होटल वाले सस्ते कमरे का झूठा वादा करने लगे, और जेबकतरों की चेतावनी हर दीवार पर लिखी थी। अर्जुन के पास किराए के लिए बहुत पैसा बचा था। बस पूछने का निर्णय किया। उसने बस पूछा निर्णय। कई लोगों ने उसे ऐसे देखा जैसे वह बाधा हो। आखिर एक चाय बेचने वाले ने बताया कि नरेला जाने के लिए कौन सी बस पकड़नी है। अर्जुन ने धन्यवाद कहा। चाय वाले ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मत दे भाई, शहर में रास्ता बताना भी कभी कभी दान बन जाता है। बस लंबी यात्रा करती हुई औद्योगिक क्षेत्र की ये ओर बढ़ी। रास्ते में अर्जुन ने चमकते मॉल भी देखे और उनके पीछे सिमटी झोपड़ियां भी। उसे लगा दिल्ली में अमीरी और गरीबी अलग अलग नहीं रहती, वे एक ही दीवार के दो तरफ सांस लेती हैं। बस में बैठे मजदूरों के चेहरे उसके गांव के लोगों जैसे थे, बस भाषा थोड़ी बदल गई थी। कोई हरियाणा से था, कोई ओडिशा से, कोई झारखंड से। सबकी आंखों में एक ही प्रश्न था, आज काम मिलेगा या नहीं? अर्जुन ने अपने प्रमाण पत्रों की फाइल सीने से लगा ली। राजवंशी टेक्सटाइल्स का फाटक देखकर वह ठिठक गया। विशाल इमारतें, लंबी चिमनियां, सुरक्षा चौकी, अंदर बाहर जाते ट्रक और यूनिफॉर्म पहने कर्मचारी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह सचमुच यहां नौकरी पूछने आया है। गेट पर खड़े गार्ड ने पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कठोर स्वर में पूछा, कहां? अर्जुन ने कागज दिखाया और कहा कि उसे नौकरी के लिए आवेदन करना है। गार्ड ने भौहें चढ़ाई, जैसे ऐसे लोग रोज आते हों।
फिर उसने अंदर फोन किया और उसे प्रतीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति मिल गई। प्रतीक्षा कक्ष में प्लास्टिक की कुर्सियां थी। दीवार पर कंपनी की उपलब्धियों के रंगीन पोस्टर लगे थे। उनमें मुस्कुराते मजदूर, साफ कपड़े पहने महिलाएं और चमकदार मशीनें दिखती थी। अर्जुन ने बाहर खिड़की से देखा तो असली मजदूरों के चेहरे उन पोस्टरों से अलग थे। उनकी कमीजों पर पसीना था, आंखों में थकान थी और चाल में मशीन की लय। उसे लगा तस्वीरें भी कई बार झूठ बोलती हैं। तभी एक क्लर्क ने उसका नाम पूछा। अर्जुन मिश्रा, उसने कहा। क्लर्क ने बिना देखे रजिस्टर में कुछ लिखा। कुछ देर बाद उसे मानव संसाधन कार्यालय में बुलाया गया। अंदर राघव सिन्हा बैठा था। 40 के आसपास का आदमी, बाल पीछे करीने से संवारे हुए, आंखों में स्थायी ऊब और होठों पर बनावटी विनम्रता। उसने अर्जुन की फाइल उठाई और कागजों को ऐसे पलटा जैसे किसी सब्जी की गुणवत्ता जांच रहा हो। गांव से आए हो? उसने पूछा। अर्जुन ने हाँ कहा। राघव मुस्कुराया। यहां गांव की ईमानदारी से मशीन नहीं चलती, यहां आदेश मानना पड़ता है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, काम सीख सकता हूं साहब। राघव ने प्रमाण पत्रों पर नजर डाली। कंप्यूटर प्रशिक्षण भी किया है, उसने कहा, पर अनुभव नहीं है। तुम्हारे जैसे लड़के बहुत आते हैं, 2 दिन में भाग जाते हैं। अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे भागना नहीं है। इस छोटे वाक्य में ऐसी थकान थी कि कुछ क्षण को कमरा चुप हो गया। फिर राघव ने एक फॉर्म उसकी ओर बढ़ाया। स्टोर सहायक की जगह खाली है, वेतन कम है, घंटा ज्यादा है, रहना बाहर देखना होगा। मंजूर है तो दस्तखत करो। अर्जुन ने वेतन देखा और मां की खाली गर्दन याद आई। उसी समय दरवाजे के बाहर से हल्की आहट हुई। अन्य वहां से गुजर रही थी। उसने भीतर बैठे अर्जुन को देखा तो कदम रुक गए। उसने चाहा कि वह अंदर जाकर उसे पहचान ले, पर उसे अपनी शर्त याद आई कि उसका नाम न लिया जाए। वह दरवाजे की ओट से सुनती रही। राघव का स्वर उसे पसंद नहीं आया। वह जानती थी कि यह कंपनी उसके पिता के साम्राज्य का हिस्सा है, पर आज पहली बार उसे समझ आया कि साम्राज्य भीतर से किन आवाजों पर टिके होते हैं। सम्मान ऊपर की मंजिलों में और अपमान नीचे के कमरों में बंटा था। अर्जुन ने फॉर्म पढ़ना शुरू किया। उसमें कुछ अंग्रेजी शब्द थे जिन्हें समझने में उसे कठिनाई हुई। उसने राघव से पूछा, इसमें लिखा है कि चोट लगने पर कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, क्या यह जरूरी है? राघव ने आंखें तरेरी। बहुत सवाल करते हो। नौकरी चाहिए या वकील बनना है? अर्जुन के भीतर डर उठा, पर उसने कागज पर नजर टिकाए रखी। पिता ने जमीन के कागजों में झूठ पहचानकर कीमत चुकाई थी। क्या बेटे की पहली नौकरी भी झूठे दस्तखत से शुरू होनी चाहिए? यह प्रश्न उसके हाथ रोक रहा था। राघव ने कलम मेज पर पटक दी। देखो लड़के, भूखे आदमी को शर्तें नहीं पड़नी चाहिए, उसे अवसर पकड़ना चाहिए। अर्जुन का चेहरा लाल हो गया, पर आवाज धीमी रही। भूखा आदमी भी आंखें रखता है साहब। मैं काम करूंगा, पर जो समझ नहीं आया उस पर पूछना पड़ेगा। दरवाजे के बाहर खड़ी अनन्या का गला भर आया। स्टेशन पर जिसने बच्चे को चोर कहे जाने से बचाया था, वही अब अपनी मजबूरी के सामने भी सत्य से एक कदम पीछे नहीं जा रहा था। उसे लगा यह लड़का गरीब है पर पराजित नहीं। राघव ने शायद सोचा कि अधिक दबाव से लड़का टूट जाएगा। उसने दूसरा कागज निकाला और कहा, ठीक है, पहले अस्थायी काम करो, 1 महीने बाद स्थायी करने पर विचार होगा। अर्जुन ने फिर शर्तें पढ़ी। इस बार कागज थोड़ा साफ था। उसने दस्तखत कर दिए। राघव ने घंटी बजाई और चपरासी को बुलाकर कहा, इसे स्टोर दिखा दो। ध्यान रखना, ज्यादा समझदार बनने लगे तो बाहर का रास्ता भी दिखा देना। अर्जुन ने यह सुन लिया, पर चुप रहा। कभी कभी मौन अपमान स्वीकारना नहीं, भविष्य बचाना होता है। अन्य अपने कमरे में पहुंची तो हाथ कांप रहे थे। उसने पहली बार कंपनी के श्रम नियमों की फाइल मंगवाई। सचिव ने आश्चर्य से पूछा, मैडम, यह तो लीगल विभाग देखता है। अन्य ने केवल इतना कहा, आज से मैं भी देखूंगी। फाइलें खुली तो शब्दों के भीतर छुई ठंडक दिखने लगी। अनुबंध, दुर्घटना, अस्थायी नियुक्ति, ठेका, श्रपिक कटौती, अनुशासनात्मक कार्रवाई, हर पन्ना व्यवस्थित था, पर उनमें मनुष्य की धड़कन गायब थी। स्टेशन का बच्चा, अर्जुन की मां और मजदूरों के चेहरे इन शब्दों के बीच बार बार उभरने लगे। स्टोर रूम में अर्जुन का पहला दिन शुरू हुआ। कपड़े के रोल, रसायन की गंध, मशीनों का शोर, रजिस्टर और थके हुए कर्मचारी। एक वृद्ध मजदूर रामदीन ने उसे काम समझाया। नाम याद रखना, रामदीन ने कहा। यहां माल की गिनती में गलती हो जाए तो मजदूर की तनख्वाह कटती है, मालिक की नहीं। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने ध्यान से सब लिखा। उसे काम छोटा नहीं लगा।
हर ईमानदार काम में पिता की शिक्षा की छाया थी। बस एक बात चुभी, यहाँ लोग डरकर बोलते थे, जैसे दीवारों के भी कान हो। दोपहर में कैंटीन से रोटी और पतली दाल मिली। अर्जुन ने थाली उठाई तो उसे माँ की रोटी याद आई। यहाँ भोजन था, पर उसमें घर की उष्णता नहीं थी। उसने आधी रोटी बचाकर झोले में रख ली, शायद आदत से, शायद असुरक्षा से। पास बैठे मजदूर ने पूछा, क्यों भाई, पेट नहीं भरा? अर्जुन मुस्कुराया, आदत है बचाने की। मजदूर हंस पड़ा, पर उसकी हंसी में भी दर्द था। गरीब आदमी पेट से पहले भविष्य के लिए खाता है, क्योंकि उसे नहीं पता अगला निवाला कब मिलेगा। आजान्युन के पैरों में दर्द भर गया। अर्जुन के पैरों में दर्द भर गया। बाहर अंधेरा हो रहा था और रहने की जगह का प्रश्न सामने खड़ा था। रामदीन ने दया से कहा कि वह कुछ दिनों तक मजदूरों की झुग्गी में उसके साथ रह सकता है। अर्जुन ने धन्यवाद दिया, पर मन में संकोच था। फिर उसे माँ की बात याद आई कि सहायता स्वीकारना अपमान नहीं। यदि वह सम्मान से मिले। वह रामदीन के साथ फैक्ट्री के पीछे बनी बस्ती की ओर चला। नाले के किनारे टीन की छतों वाली झोपड़ियां थी। बच्चों की हंसी और बदबू साथ साथ चल रहे थे। रात को झुग्गी में लेटते हुए अर्जुन ने माँ को पत्र लिखना शुरू किया। उसने सच नहीं लिखा कि जेब कटी, पैसा गया या रहने की जगह तंग है। उसने लिखा कि दिल्ली पहुंच गया हूं, काम मिल गया है, चिंता मत करना। उसने मीरा के लिए लिखा कि लाल रिबन जरूर लाऊंगा। पर पत्र के अंत में उसकी हाथ रुक गया। वह अन्या का नाम नहीं जानता था। उसने केवल लिखा, स्टेशन पर किसी ने आपके संस्कार को प्रणाम किया। मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूं। लिखते लिखते उसकी आंखें भीग गईं। उसी रात अनन्या अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी। नीचे बगीचे में फव्वारा चल रहा था, पर उसे फैक्ट्री के पीछे की झुग्गियां दिखाई दे रही थी, जिन्हें वह पहले कभी देखना नहीं चाहती थी। उसने पिता की दी हुई हीरे की अंगूठी उतारकर मेज पर रख दी। उसे लगा चमक कई बार आंखों को अंधा करती है। उसने दादी की बात दोहराई, हमारा घर कई बार रोटी छीन चुका है। शायद अर्जुन का आना संयोग नहीं था। शायद कर्म ने उसे उसके ही घर के अंधेरे दरवाजे पर खड़ा कर दिया था। सुबह जब अर्जुन झुग्गी के बाहर निकला, दिल्ली का आकाश धुएं और धूप के बीच फंसा हुआ लग रहा था। फैक्ट्री की चिमनियों से उठता हुआ लग रहा तल, जैसे शहर के माथे पर कोई पुराना पाप लिख रहा था। नाले के किनारे बच्चे नंगे पांव खेल रहे थे और उनकी हंसी बदबू से लड़ती हुई भी हार नहीं मान रही थी। रामदीन ने एल्यूमिनियम के गिलास में चाय दी, जिसमें दूध कम था, पर अपनापन अधिक। अर्जुन ने पहली घूंट लेते ही सोचा कि शहर कठोर है, पर मनुष्य अभी पूरा पत्थर नहीं हुआ। फैक्ट्री में प्रवेश करते समय गार्ड ने उसे फिर संदेह से देखा, जैसे एक गरीब चेहरा रोज पहचान पत्र से ज्यादा प्रमाण मांगता हो। अर्जुन ने अस्थायी कर्मचारी का कागज दिखाया और भीतर चला गया। मशीनों का शोर कानों में नहीं, सीने में उतरता था। कपड़े के लंबे रोल ट्रॉली पर लुढ़कते, मजदूर झुकते उठते, धक्का देते और घड़ी की सुइयां उनके पसीने को मिनटों में बांटती जाती। उसे स्टोर रजिस्टर सौंपा गया। हर बंडल का वजन, नंबर और मंजिल लिखना था। छोटी गलती भी मजदूर की मजदूरी काट सकती थी। दोपहर तक उसने देखा कि राघव सिन्हा कई बार स्टोर में आया, पर हर बार माल की गिनती से अधिक मजदूरों के चेहरों को तौलता रहा। जो झुककर नमस्ते करता उसे अनदेखा करता, जो आंख मिलाता उसे घूरता। अर्जुन ने सीखा कि सत्ता केवल कुर्सी पर नहीं बैठती, वह आवाज के स्वर, हस्ताक्षर की रफ्तार और चुप्पी की कीमत में भी छिपी रहती है। रामदीन ने फुसफुसाकर बताया कि कुछ कपड़े के रोल कागजों में एक नंबर से आते हैं, गोदाम में दूसरे नंबर से जाते हैं और घाटा मजदूरों पर डाल दिया जाता है। अर्जुन का माथा सिकुड़ गया। उसने रजिस्टर के पिछले पन्ने पलटे तो सचमुच कई जगह अजीब काट छांट थी। कुछ नामों के आगे लाल निशान बने थे, कुछ मजदूरों की हाजिरी आधी लिखी गई थी, जबकि वह उन्हें पूरे दिन काम करते देख चुका था। उसने रामदीन से पूछा, कोई बोलता क्यों नहीं? रामदीन हंसा नहीं, केवल थककर मुस्कुराया। बोलने वाले की नौकरी पहले जाती है, फिर किराया, फिर बच्चों का दूध। गरीब आदमी की आवाज पेट से बंदी होती है, बेटा। पेट खाली हो तो गला अपने आप बंद हो जाता है। उसी समय ऊपर का एक कांच वाली गैलरी से अनन्या ने नीचे झांका। फैक्ट्री का यह हिस्सा वह पहले भी देख चुकी थी, पर तब मशीनें उसे उत्पादन लगती थी, मनुष्य नहीं। आज उसे हर झुके हुए कंधे में अर्जुन की मां का त्याग दिखता था। उसने देखा कि अर्जुन रजिस्टर पर झुका है, पर उसका चेहरा केवल काम में नहीं, किसी चिंता में डूबा है। वह नीचे आना चाहती थी, पर उसे डर था कि उसका आना अर्जुन की स्थिति कठिन कर देगा। दया भी कभी कभी गलत समय पर बोझ बन जाती है। अनन्या ने अपने कार्यालय में श्रम अनुबंधों की दूसरी फाइल खोली।
कानूनी भाषा साफ थी, पर उसके पीछे छिपी निर्दयता गंदी नाली जैसी थी। अस्थायी मजदूरों को स्थायी लाभ नहीं, चोट पर कंपनी की जिम्मेदारी नहीं, ओवरटाइम की गणना प्रबंधन के विवेक पर, और अनुपस्थित रहने पर 2 दिन की कटौती। उसने सचिव पूजा से पूछा, ये नियम कब बने? पूजा ने डरते हुए कहा, मैडम पुराने हैं, साहब कहते हैं। उद्योग भावनाओं से नहीं चलता। अनन्या ने खिड़की से फैक्ट्री की ओर देखा और सोचा, शायद भावनाओं के बिना उद्योग चलता है, समाज नहीं। शाम को राघव ने अर्जुन को अपने कमरे में बुलाया। मेज पर एक नया रजिस्टर रखा था और साथ में कुछ बिल। इन अलिक एंट्री आज की तारीख में कर दो, उसने। कुछ बिल, इन मालों की एंट्री आज की तारीख में कर दो, उसने कहा। तारीख 3 दिन पुरानी थी और कुछ माल उसने आज आते देखा ही नहीं था। उसने संकोच से कहा, साहब यह माल स्टोर में नहीं आया। राघव की आंखें ठंडी हो गईं। तुम्हें माल देखना है या कागज लिखना है? अर्जुन चुप रहा, पर उसके हाथ कलम तक नहीं बढ़े। मैं झूठी एंट्री नहीं कर पाऊंगा, अर्जुन ने धीरे कहा। कमरे की हवा एक क्षण को रुक गई। राघव ने कुर्सी पर पीछे झुककर उसे देखा, फिर व्यंग्य से बोला, पहले दिन से ही महात्मा गांधी बनने चले हो, गांव में पढ़े हो, इसलिए शहर की भाषा समझ नहीं रहे। यहां सच वही है जो कागज पर लिख दिया जाए। अर्जुन ने पिता का चेहरा याद किया। उसी झूठे कागज ने कभी उनके खेत छीन लिए थे। उसने सिर झुकाया, पर शब्द साफ निकले। कागज पर झूठ लिख दूं तो वह सच नहीं हो जाता। राघव ने मेज पर मुट्ठी मारी। बाहर बैठे क्लर्क चौंक गए। तुम्हारी नौकरी अभी की अभी खत्म कर सकता हूं, उसने गर्ज कर कहा। अर्जुन के भीतर मां, मीरा, दवा, कर्ज सब एक साथ कांप उठे। नौकरी खोना केवल उसका नुकसान नहीं था, घर की सांस रुक जाना था। फिर भी उसे लगा कि यदि पहली कमाई झूठ की होगी तो वह मीरा की दवा नहीं, पिता की चिता की राख भेजेगा। उसने धीमे स्वर में कहा, काम चाहिए साहब, पर गलत दस्तखत नहीं। राघव ने उसे जाने को कहा, पर आवाज में बदले का वादा था। दरवाजे के बाहर अन्या खड़ी थी। उसने लगभग सब सुन लिया था। वह भीतर नहीं गई, क्योंकि वो पता था कि खुलकर अर्जुन का पक्ष लेने से राघव उसे और सताएगा। पर भीतर उसके निर्णय ने आकार लेना शुरू किया। उसने पूजा से चुपचाप कहा कि पिछले 6 महीने के स्टोर रिकॉर्ड, दुर्घटना रिपोर्ट और मजदूरी कटौती की प्रतियां रात तक उसके कमरे में पहुंचा दी जाएं। पूजा घबरा गई। मैडम, यह सब पूछने पर राघव सर नाराज होंगे। अन्या ने पहली बार अपने स्वर में पिता जैसी दृढ़ता महसूस की, पर उसमें करुणा थी। होने दो, उसने कहा। रात को हवेली में भोजन की लंबी मेज सज चुकी थी। राजेंद्र राजवंशी सिरहाने की कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने चांदी की थाली और समाचार चैनल की आवाज थी। वे उद्योगपतियों की बैठक, नए निर्यात अनुबंध और सरकारी सम्मान की बात कर रहे थे। अन्या ने बहुत देर तक चुप रहकर सुना, फिर पूछा, पिताजी, हमारी फैक्ट्री में अस्थायी मजदूरों को दुर्घटना बीमा क्यों नहीं मिलता? राजेंद्र ने चम्मच रोककर बेटी को देखा। तुम्हें अचानक यह सब किसने बताया? उनके स्वर में चिंता नहीं, नियंत्रण का संदेह था। फाइलों ने बताया, अन्या ने कहा। राजेंद्र हल्का हंसे, जैसे बच्ची ने कोई भोला प्रश्न पूछ लिया हो। व्यवसाय भावुकता से नहीं चलता। हर सुविधा दोगे तो लागत बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी तो प्रतिस्पर्धा हारोगे तय, और हारोगे तो वही मजदूर सड़क पर आएंगे, और हारोगे तो वही अस्व्यावहारिक था। पर अन्या को उसमें मनुष्य की जगह केवल संख्या दिखी। उसने कहा, पर जो आदमी मशीन के नीचे हाथ खो दे, उसे सड़क पर छोड़ देना भी तो हार है। राजेंद्र का चेहरा कठोर हो गया। तुम्हारी पढ़ाई ने तुम्हें बहुत नरम बना दिया है। दादी शांता दूर से यह बातचीत सुन रही थी। उन्होंने पानी का गिलास रखा और बोली, नरमी मिट्टी की कमजोरी नहीं होती राजेंद्र, उसी से अन्न उगता है। राजेंद्र ने मां की ओर देखा, पर उत्तर नहीं दिया। परिवार में दादी ही थी जिनसे वह खुलकर कठोर नहीं हो पाता था। अनन्या ने दादी की आंखों में एक पुराना दर्द देखा, जैसे वे केवल वर्तमान नहीं, अतीत भी देख रही हो। भोजन का स्वाद अचानक समाप्त हो गया। चांदी की थाली में परोसी दाल उसे फैक्ट्री कैंटीन की पतली दाल से भी अधिक फीकी लगी। अगले दिन राघव ने अर्जुन को सबसे कठिन शिफ्ट में लगा दिया। उसे भारी कपड़े के रोल गिनने के साथ साथ ट्रक लोडिंग की निगरानी भी करनी थी। धूप तेज थी और गोदाम की टीन की छत आग की तरह तप रही थी। कई मजदूरों के पास दस्ताने नहीं थे। एक युवा मजदूर भोला ने धीरे से कहा कि पिछले महीने उसके भाई की उंगली कट गई, पर रिपोर्ट में लिखा गया कि वह घर पर घायल हुआ। अर्जुन ने सुनकर रजिस्टर में उस घटना की तारीख खोजनी चाहिए, पर पन्ना गायब था। दोपहर के बाद एक ट्रॉली अचानक पलटी और एक मजदूर के पैर पर कपड़े का भारी रोल गिरा। वह
चीख उठा। आसपास के लोग दौड़े। अर्जुन ने उसे उठाने में मदद की, पर सुपरवाइजर ने तुरंत चिल्लाकर कहा, काम बंद मत करो, ट्रक रुका तो कटौती होगी। अर्जुन का खून खौल उठा। उसने घायल मजदूर को किनारे लिटाया और पानी पिलाया। अस्पताल ले चलो, उसने कहा। सुपरवाइजर बोला, पहले राघव सर की अनुमति लगेगी। अर्जुन ने पहली बार फैक्ट्री की दीवारों को जेल की तरह महसूस किया। खबर ऊपर पहुंची तो अंशन्या स्वयं नीचे आई। उसके आने से अफरा तफरी मच गई। राघव भी पीछे पीछे आया, चेहरे पर बनावटी चिंता लगाकर। छोटी सी चोट है मैडम, उसने कहा। मजदूर लोग बढ़ा चढ़ाकर रोते हैं। अनन्या घायल पैर के पास झुकी, खून कपड़े में फैल रहा था। उसने तुरंत कंपनी की कार बुलाने का आदेश दिया। राघव ने कहा कि प्रक्रिया है। अनन्या ने उसकी ओर देखा। प्रक्रिया मनुष्य की जान से बड़ी नहीं होती। पहली बार मजदूरों ने किसी राजवंशी को अपनी भाषा में बोलते सुना। अर्जुन दूर खड़ा था। वह अनन्या को पहचान गया था, पर दोनों ने कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी में स्टेशन की धूल, मां की तस्वीर और सम्मान की अदृश्य डोर थी। घायल मजदूर को कार में भेज दिया गया। अनन्या ने अर्जुन की ओर एक क्षण देखा, मानो पूछ रही हो कि क्या यह पर्याप्त है। अर्जुन की आंखों में धन्यवाद नहीं, एक कठोर प्रश्न था। कल फिर ऐसा हुआ तो? अनन्या ने वह प्रश्न समझ लिया। उसे लगा कि करुणा घटना पर रोती है, न्याय व्यवस्था बदलना चाहता है। शाम को राघव ने अर्जुन को फिर बुलाया। इस बार उसकी आवाज मुलायम थी, पर भीतर विष था। तुमने मैडम के सामने नाटक अच्छा किया, उसने कहा। अर्जुन ने उत्तर दिया, नाटक खून नहीं बहाता साहब। राघव की मुस्कान गायब हो गई। उसने भी कहा, रोदे हप दिन नहीं टिकोगे। जिन लोगों को तुम अपना समझ रहे हो, वे भी कल नौकरी बचाने के लिए तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। अर्जुन ने सोचा, बात सच भी हो सकती है। भय मनुष्यों को बांट देता है। पर उसने केवल इतना कहा, मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। उस रात झुग्गी में मजदूरों ने अर्जुन को चुपचाप देखा। कोई खुलकर प्रशंसा नहीं कर रहा था, क्योंकि दीवारें सचमुच सुनती थी। पर रामदीन ने रोटी का बड़ा टुकड़ा उसकी थाली में रख दिया। भोला ने अपने हिस्से का प्याज उसके सामने सरका दिया। यह गरीबों की भाषा थी, जिसमें आशीर्वाद शब्दों से नहीं, भोजन से दिया जाता है। अर्जुन ने सबकी आंखों में छिपी हुई आशा देखी तो डर और बढ़ गया। वह केवल नौकरी करने आया था, नेता बनने नहीं। पर अन्याय कभी कभी चुप आदमी को भी आवाज बना देता है। गांव से मां का पत्र आया। सावित्री ने लिखा था कि मीरा की खांसी कुछ कम है। साहूकार ने फिर खेत की बात छेड़ी है, पर वे चिंता नहीं करती क्योंकि बेटा ईमानदारी से काम कर रहा होगा। अंत में लिखा था, बेटा, शहर में बड़ा बनने से पहले भीतर छोटा मत होना। जिस दिन किसी रोते हुए को देखकर तेरी आंख सूखी रहे, समझना तू हार गया। अर्जुन ने पत्र छाती से लगा लिया। उसे लगा मां की अक्षरों वाली उंगलियां उसके माथे पर फिर रही हैं। उसने तय किया कि सत्य से पीछे नहीं हटेगा। इसी बीच अनन्या ने दस्तावेजों में कई विसंगतियां पकड़ी। मजदूरी कटौती के नाम पर रकम गायब थी, दुर्घटना रिपोर्ट बदली गई थी और ठेका श्रमिकों की संख्या कागजों में कम दिखाई गई थी। उसने पूजा से पूछा कि यह सब कौन देखता है। पूजा ने कांपते स्वर में राघव का नाम लिया, फिर बोली, मैडम, सब जानते हैं, पर किसी के पास प्रमाण नहीं। जो बोलता है उसे बाहर कर दिया जाता है। अनन्या ने फाइल बंद की। उसे लगा स्टेशन पर बच्चे पर लगा झूठा आरोप केवल एक घटना नहीं था, पूरी दुनिया की आदत थी। राजेंद्र को जब पता चला कि अन्या अंदरूनी जांच कर रही है, तो उन्होंने उसे अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। दीवारों पर पुरस्कार, मंत्रियों के साथ तस्वीरें और उद्योग संघ के प्रमाण पत्र लगे थे। तुम्हें कंपनी सीखनी है या उसे कमजोर करना है, उन्होंने पूछा। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, कंपनी मजदूरों की हड्डियों पर मजबूत दिखे तो वह सच में मजबूत नहीं होती। राजेंद्र का चेहरा कस गया। तुम्हें किसी ने भड़का दिया है। अनन्या ने अर्जुन का नाम नहीं लिया। शायद मुझे मेरी अपनी आंखों ने भड़काया है, उसने कहा। राजेंद्र ने कड़े स्वर में चेतावनी दी कि व्यवसाय की प्रतिष्ठा से खेलना परिवार से विश्वासघात है। अन्या ने पहली बार पिता की आंखों में भय देखा। वह भय बेटी खोने का नहीं, नियंत्रण खोने का था। उसने धीमे कहा, परिवार की प्रतिष्ठा सच छिपाने से नहीं बचती। राजेंद्र कुर्सी से उठे और खिड़की के बाहर फैक्ट्री की ओर देखने लगे। उनकी पीठ मजबूत थी, पर अनन्या को उसमें थकान भी दिखी। शायद हर साम्राज्य अपने भीतर कुछ अनकहे अपराध ढोता है। यह विचार उसके मन में छाया की तरह ठहर गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन को पता चला कि उसका पहला वेतन कट गया है। कारण लिखा था, प्रशिक्षण त्रुटि और कार्य विलंब। उसने लेखा विभाग में
उसने लेखा में पूछा तो क्लर्क ने रजिस्टर दिखाया, जिसकी उम्र करीब 67 साल रही होगी, जिसमें उसके नाम के सामने 2 दिन अनुपस्थिति लिखी थी। वह स्तब्ध रह गया। जिन दिनों वह सबसे अधिक देर तक काम कर रहा था, वे अनुपस्थिति बना दिए गए थे। उसे समझ आया कि राघव ने पहली चोट दे दी है। जेब में आने से पहले ही वेतन का खून कर दिया गया। उस कटे हुए पैसे में मीरा की दवा, माँ का तेल और घर का नमक था। अर्जुन राघव के कमरे में गया। साहब, यह कटौती गलत है, उसने कहा। राघव ने बिना ऊपर देखे कहा, कागज पर जो है वही सही है। अर्जुन के भीतर पुराने घाव खुल गए। पिता की जमीन, झूठे दस्तखत, अदालत की तारीखें, माँ का मंगलसूत्र। उसने मेज पर रखे रजिस्टर की ओर देखा और बोला, एक दिन कागज सच से हारेंगे। राघव ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। तुम जैसे लड़के या तो टूटते हैं या तोड़े जाते हैं, उसने कहा। अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया, पर उसकी चुप्पी अब डर नहीं थी। बाहर निकलते समय उसने अन्या को सामने आते देखा। दोनों कुछ क्षण आमने सामने खड़े रहे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, आपने रास्ता दिखाया था, इसलिए आभारी हूं, पर रास्ते में कीचड़ बहुत है। अन्या की आंखें भर आईं, पर वह रोई नहीं। कीचड़ साफ करना होगा, उसने कहा। अर्जुन ने हल्की कटु मुस्कान से पूछा, किसके हाथों से? जिनके घरों में संगमरमर है, उन्हें कीचड़ की गंध देर से आती है। यह वाक्य तीर की तरह लगा, क्योंकि वह सच था। अनन्या ने सिर झुका लिया। उस शाम अन्या दादी के पास गई और बोली, दादी, क्या हमारे घर की नींव सचमुच साफ है? शांता लंबे समय तक मौन रही। फिर उन्होंने खिड़की से बाहर अंधेरे में डूबती फैक्ट्री देखी। बेटी, उन्होंने कहा, हर हवेली में कुछ कमरे ऐसे होते हैं जिन्हें बरसों बंद रखा जाता है। दरवाजा खोलोगी तो धूल भी निकलेगी, सांप भी, पर जब तक खोलेगी नहीं, घर मंदिर कैसे बनेगा? नन्या ने दादी का हाथ पकड़ लिया। उसे लगा, आने वाले दिनों में केवल कंपनी नहीं, पूरा परिवार खुलने वाला है। दादी शांता ने अलमारी से पीतल की पुरानी चाबी निकाली, जिसे वर्षों से अपनी साड़ी के पल्लू में बांध कर रखती थी। अन्या ने उस चाबी को देखा तो समझ गई कि यह किसी सामान्य संदूक की नहीं, किसी दबे हुए सत्य की चाबी है। हवेली के पिछले हिस्से में छोटा सा कमरा था, जहां पुराने दस्तावेज, पूजा की टूटी थालियां और पीले पड़ चुके खाते थे। दादी ने दरवाजा खोला तो धूल की गंध बाहर आई। अन्या को लगा जैसे घर ने बहुत देर बाद सांस छोड़ी हो। कमरे में रखे लोहे के संदूक पर जंग की परत थी। दादी ने कांपते हाथों से ताला खोला और भीतर से कपड़े में लिपटी फाइलें निकाली। तुझे जानना है ना कि इस घर की नींव कितनी साफ है, उन्होंने कहा। तो पहले यह समझ ले कि पाप हमेशा चोरी की तरह नहीं आता। कई बार वह मुहर कानून और विकास के नाम पर आता है। अनन्या का गला सूख गया। उसने फाइल खोली। नन्या का पन्ने ने पर लिखा था, सोनपुरा भूमि अधिग्रहण परियोजना, राजवंशी टेक्सटाइल्स विस्तार योजना। सोनपुरा नाम पढ़ते ही अन्या ठिठक गई। वही गांव जिसका नाम अर्जुन के आवेदन पत्र में था। फाइल के पन्नों पर किसानों के नाम, जमीन की नाप, मुआवजे की राशि और हस्ताक्षर थे। कई हस्ताक्षर एक जैसे लग रहे थे, जैसे किसी ने अनपढ़ हाथों की जगह शिक्षित झूठ से रेखाएं खींच दी हों। एक नाम पर उसकी दृष्टि अटक गई, गोपाल मिश्रा। उसके सामने टिप्पणी थी, भूमि हस्तांतरण में बाधा, बाद में सहमति। दादी ने आंखें बंद कर लीं। वे आदमी सहमत नहीं हुआ था, उन्होंने धीमे से कहा। अन्या ने कांपते स्वर में पूछा, फिर कागज पर सहमति कैसे लिखी? दादी ने उत्तर देने से पहले बहुत लंबी सांस ली। तेरे पिता तब जवान थे, व्यापार बढ़ाना चाहते थे। सलाहकारों ने कहा कि गांव वाले समझते नहीं, उन्हें मनाओ या दबाओ। कुछ को पैसा मिला, कुछ को धमकी, कुछ के नाम पर नकली दस्तखत। गोपाल मिश्रा पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने आवाज उठाई। अदालत गए, तहसील गए, अखबार को पत्र लिखा, पर गरीब आदमी का सच भी खर्च मांगता है, और उसके पास खर्च से अधिक आत्मा थी। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। गोपाल ने आखिरी बार यहां आकर कहा था कि फैक्ट्री बनाओ, पर गरीब की जमीन मत खाओ। राजेंद्र ने उसे आदर्शवादी मूर्ख कहा। उस दिन मैं पर्दे के पीछे खड़ी सुन रही थी। कुछ महीनों बाद खबर आई कि वह बीमारी और दौड़ भाग से टूट गए। मैंने तेरे पिता से कहा था, उस परिवार का श्राप लगेगा। उसने कहा, मां, उद्योग श्राप से नहीं, पूंजी से चलते हैं। पर देख, कितने वर्षों बाद उसी गोपाल का बेटा हमारी फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़ा है। अनन्या के हाथ से फाइल गिरते गिरते बची। उसे स्टेशन पर अर्जुन की मां की तस्वीर याद आई। वह शांत चेहरा, वह गरीब घर की गरिमा। उसने उस तस्वीर को माथे से लगाकर प्रणाम किया था, बिना जाने कि उसके अपने घर ने उसी स्त्री का संसार उजाड़ा था। उसके भीतर अपराध का ऐसा तूफान उठा कि हवेली की दीवारें छोटी लगने लगी। दादी, मैंने क्या किया? वह फूट पड़ी।
शांता ने उसके सिर पर हाथ रखा। तूने अभी तक कुछ नहीं किया बेटी, पर अब जानकर चुप रही तो कर्म तेरा भी होगा। उसी समय अर्जुन झुग्गी में बैठा अपने पिता की पुरानी फाइल देख रहा था। गांव से मां का एक और पत्र आया था, जिसमें साहूकार भोलानाथ की धमकी लिखी थी। पत्र के साथ सावित्री ने एक पुरानी नकल भेजी थी, जो गोपाल मिश्रा ने मरने से पहले संभाल कर रखी थी। अर्जुन ने कागज फैलाया। उसमें जमीन विवाद की थी, राजवंशी विवाद की तारीखें, राजवंशी टेक्सटाइल्स का नाम और पिता की लिखावट में कई टिप्पणियां थी। एक वाक्य पर उसकी आंखें जम गईं। मैं भूख सह लूंगा, पर अपने बच्चों की मिट्टी झूठ से नहीं बेचूंगा। अर्जुन के भीतर जैसे किसी ने तपता लोहा रख दिया। अब फैक्ट्री केवल नौकरी की जगह नहीं रही, वो उसके पिता की टूटन का विस्तार बन गई थी। उसने रामदीन को कागज दिखाए। बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा, बड़े लोगों के पुराने पाप भी बड़े कमरे में बंद रहते हैं, उन्हें खोलना आसान नहीं। अर्जुन ने पूछा, क्या चुप रहना आसान है? रामदीन ने उसकी ओर देखा। चुप रहना आसान नहीं, पर भूखे परिवार के साथ लड़ना और कठिन है। यह बात अर्जुन के सीने में पत्थर की तरह बैठ गई। उस रात अर्जुन सो नहीं सका। मीरा की दवा, मां का कर्ज, पिता की मृत्यु, फैक्ट्री की धोखाधड़ी, सब एक ही आग में जल रहे थे। उसे लगा कि वह जिस वेतन की प्रतीक्षा कर रहा था, वह उसी घर से आएगा जिसने उसके खेत छीन लिए। क्या वह उस पैसे को स्वीकार कर सकता है? फिर उसे मां की बात याद आई, कर्म से भागकर धर्म नहीं मिलता। उसने गीता खोली, पन्ने पर उंगली ठहरी। युद्ध से भागने वाले अर्जुन को कृष्ण ने कर्म का मार्ग दिखाया था। उसका नाम भी अर्जुन था, पर उसका कुरुक्षेत्र गोदाम था। सुबह उसने राघव से जमीन अधिग्रहण वाली पुरानी फाइल के बारे में पूछने की भूल कर दी। राघव के चेहरे पर पहले आश्चर्य, फिर सावधानी और अंत में कठोरता आई। तुम्हारा काम स्टोर में है, इतिहास विभाग में नहीं, उसने कहा। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, इतिहास कभी कभी वर्तमान की मजदूरी काटता है साहब। राघव ने मेज पर उंगलियां थपथ पाईं। बहुत बोलने लगे हो, याद रखो, तुम्हारी नियुक्ति अभी अस्थायी है। अर्जुन समझ गया कि उसने सांप की पूंछ पर पैर रख दिया है, पर अब पीछे हटना भी कठिन था। राघव ने तुरंत राजेंद्र को सूचना दी कि सोनपुरा का लड़का पुराने कागजों में रुचि ले रहा है। राजेंद्र ने फोन पर कुछ क्षण मौन रहकर पूछा, नाम? राघव ने कहा, अर्जुन मिश्रा। दूसरी ओर सांस अटकने जैसी आवाज आई, पर राजेंद्र ने स्वयं को संभाल लिया। गोपाल मिश्रा का नाम उन्होंने वर्षों से अपने भीतर के बंद कमरे में रख छोड़ा था। अब उसका बेटा जीवित प्रमाण की तरह उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, उसे व्यस्त रखो, जरूरत पड़े तो निकाल दो, पर शोर नहीं होना चाहिए। अनन्या ने उसी दिन पिता से सीधे बात करने का निर्णय किया। अध्ययन कक्ष में राजेंद्र खड़े थे, हाथ में सिगार, आंखों में थकान छिपाने की कोशिश। अनन्या ने सोनपुरा की फाइल मेज पर रख दी। यह सच है? उसने पूछा। राजेंद्र ने फाइल को देखा, जैसे कोई पुराना भूत दरवाजे पर आ गया हो। तुम्हें यह किसने दिया? उन्होंने पूछा। सच ने, अनन्या ने उत्तर दिया। राजेंद्र हंसे नहीं, उनका चेहरा पत्थर हो गया। व्यापार में कुछ निर्णय समय की मजबूरी होते हैं। हर दस्तखत की कहानी भावनाओं से नहीं पढ़ी जाती। तो गोपाल मिश्रा की मृत्यु भी व्यापारिक मजबूरी थी, अनन्या ने कहा। राजेंद्र की आंखों में क्रोध चमका। सीमा में रहो। अनन्या कांपी, पर पीछे नहीं हटी। मैं सीमा ही पूछ रही हूं पिताजी, हमारी सीमा कहां खत्म होती है और किसी गरीब की चिता कहां शुरू होती है? यह वाक्य कमरे में हथौड़े की तरह पड़ा। राजेंद्र ने सिगार एशट्रे में कुचल दिया। तुम उस लड़के के कारण यह सब कह रही हो, भूल जाओ उसे। ऐसे लोग भावनाएं बेचकर सहानुभूति कमाते हैं। अनन्या का चेहरा अपमान से सफेद पड़ गया। वह सहानुभूति नहीं बेचता, उसने कहा। वह तो मदद भी भीख समझकर ठुकरा देता है। राजेंद्र ने तीखे स्वर में कहा, और यही सबसे खतरनाक गरीब होता है, जिसे खरीदा नहीं जा सकता। यह सुनते ही अनन्या ने अपने पिता को पहली बार सचमुच पहचाना। उनके भीतर अपराध से अधिक डर था और डर से अधिक अहंकार। वह कमरे से बाहर चली, पर उसके कदम अब अनिश्चित नहीं थे। दादी शांता दरवाजे पास खड़ी थी। उनकी आंखों में दुख था, पर उसी दुख में एक स्वीकृति भी थी। फैक्ट्री में अर्जुन के लिए दिन और कठिन बना दिए गए। उसे देर तक रोकना, छोटी गलती पर डांटना, अनुपस्थित मजदूरों का हिसाब उसके ऊपर डालना और मजदूरी पर्ची में कटौती दिखाना रोज की बात होने लगी। पर विचित्र बात यह थी कि मजदूर अब उससे खुलने लगे थे। कोई अपना कटा वेतन बताता, कोई दुर्घटना का झूठा कागज, कोई गर्भवती पत्नी के इलाज के लिए रोकी गई मजदूरी। अर्जुन सुनता और
रात को सब लिखता। उसके पास वकील नहीं था, पर पिता की लिखावट का संस्कार था। सच को दर्ज करना भी प्रतिरोध था। अनन्या ने गुप्त रूप से मजदूरों की शिकायतें जमा करनी शुरू की। पूजा अब धीरे धीरे साहस पा रही थी। उसने पुराने ईमेल, दुर्घटना रिपोर्ट और भुगतान तालिकाएं कॉपी कर दी। हर दस्तावेज अनन्या के हाथ में जलते कोयले जैसा था। उसे समझ आ रहा था कि अपराध केवल अतीत में नहीं, वर्तमान में भी चल रहा है। वह अर्जुन से बात करना चाहती थी, पर उसे पता था कि उनके बीच अब केवल वर्ग का अंतर नहीं, रक्त और इतिहास का भी अंतर है। वह डरती थी कि सच सच बताने पर उसकी आंखों में वही घृणा देखेगी जिसकी वह पात्र थी। एक शाम फैक्ट्री से लौटते समय अर्जुन ने अनन्या उस बस्ती के बाहर खड़ा पाया। उसके साथ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। साधारण सूती दुपट्टा ओढ़े वह पहली बार उस दुनिया में आई थी जहां उसके परिवार की फैक्ट्री के मजदूर रहते थे। अर्जुन रुक गया। आप यहां? उसने पूछा। अन्या ने कहा, मुझ आपसे सच कहना है। हवा में नाले की गंध थी, बच्चों की आवाज थी और दूर फैक्ट्री की मशीनें चल रही थी। अर्जुन ने चुपचाप प्रतीक्षा की। अन्या के होंठ कांपे। सोनपुरा की जमीन, उसने शुरू किया, उसमें मेरे परिवार का अन्याय था। अर्जुन की आंखों में पहले अविश्वास, फिर पहचान, फिर ऐसी पीड़ा आई कि अन्या उसे देख न सकी। उसने सब बता दिया। नकली सहमति, गोपाल मिश्रा का विरोध, दादी का पछतावा, पिता का अहंकार। शब्द समाप्त हुए तो दोनों के बीच लंबी चुप्पी खड़ी हो गई थी। अर्जुन ने बहुत देर बाद कहा, तो जिस दरवाजे पर नौकरी मांगने आया वह मेरे पिता की हार पर बना था। अन्या की आंखें भर आईं। हाँ, उसने कहा, और यह कहने में मुझे शर्म आती है। अर्जुन ने चेहरे से आंसू पोंछे नहीं, उन्हें बहने दिया। आपने स्टेशन पर मेरी मां को प्रणाम किया था। अर्जुन बोला, क्या तब भी आपके घर की दीवारों में मेरे पिता की आवाज बंद थी? अनन्या ने सिर झुका लिया। मुझे पता नहीं था। गरीबों के दुख के बारे में अमीरों को अक्सर पता नहीं होता। यह भी उनका सुख है। यह वाक्य किसी शाप की तरह नहीं, घायल सत्य की तरह निकला। अनन्या ने उसे सहा। वह चाहती तो सफाई देती, पर समझ गई कि अपराध के सामने सफाई भी कई बार नया अपमान होती है। अर्जुन ने पूछा, अब आप क्या चाहती हैं? मैं धन्यवाद दूं कि आपने सच बता दिया। अनन्या ने कहा, नहीं, मैं चाहती हूं कि जो गलत हुआ वह छिपा न रहे। मैं आपकी सहायता करना चाहती हूं, पर आपकी अनुमति के बिना कुछ नहीं करूंगी। अर्जुन ने कटु हंसी से कहा, अनुमति? हमारे खेत लेते समय किससे अनुमति ली थी? अन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने धीरे कहा, मुझसे नहीं। पर अब मैं चुप रही तो वही पाप मेरे हाथों में भी आ जाएगा। अर्जुन ने पहली बार उसकी पीड़ा को देखा, पर अपनी पीड़ा उससे बड़ी लगी। उस रात अर्जुन ने मां को पत्र नहीं लिखा। वह गीता खोलकर भी नहीं पढ़ सका। उसे लगा कि क्षमा का उपदेश देना आसान है, जब पिता की मौत कागज पर टिप्पणी बनकर ना पड़ी हो। वह अनन्या से घृणा करना चाहता था, पर स्टेशन का दृश्य उसके भीतर बाधा बन रहा था। उसने उसकी आंखों में अपराध देखा था, अभिनय नहीं। पर क्या किसी बेटी की पश्चातापी आंखें पिता के पाप धो सकती हैं? उसने दीवार की ओर देखा। झुग्गी की टीन पर बारिश की पहली बूंदें पड़ने लगी, जैसे आकाश भी निर्णय नहीं कर पा रहा था। सावित्री देवी उसी रात गांव में तुलसी के पास दीपक जला रही थी। उन्हें कुछ अज्ञातनीय थी। मीरा ने पूछा, अम्मा भैया ठीक होंगे ना? सावित्री ने दीपक की लौ को बचाते हुए कहा, जिसके पास सत्य है वह कठिनाई में होता है, पर अकेला नहीं होता। फिर उन्होंने मन ही मन गोपाल से कहा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी राह पर चल पड़ा है, उसे कठोर मत होने देना। विधवा का हृदय अजीब होता है, वह दूर बैठे बेटे की पीड़ा हवा से पढ़ लेता है। उस रात उन्होंने अर्जुन के लिए नहीं, उसके क्रोध के लिए प्रार्थना की। अगले दिन मजदूरों की वेतन कटौती पर एक छोटी बैठक हुई, जिसे राघव ने औपचारिक शिकायत सुनवाई कहा। जिसे राघव में वह डराने का मंच था। अर्जुन ने दस्तावेज लेकर खड़े होने का साहस किया। उसने तारीखें, अनुपस्थित दिखाए गए दिन, दुर्घटना रिपोर्ट और झूठे रजिस्टर का उल्लेख किया। कमरे में बैठे मजदूरों की सांसें तेज हो गईं। राघव ने उसे रोकना चाहा, पर तभी दरवाजे पर अनन्या आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में वही पुरानी सोनपुरा फाइल और नई मजदूरी रिपोर्ट थी। 2 पीढ़ियों का सच पहली बार एक ही कमरे में आमने सामने था। बोलिए अर्जुन, अन्या ने कहा, आज कोई आपकी आवाज नहीं काटेगा। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, फिर अन्या की ओर। क्षण भर को उसे लगा कि भाग्य ने अजीब न्याय किया है। अपराधी घर की बेटी उसके पिता के बेटे को बोलने का स्थान दे रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं बदला लेने नहीं आया था, मैं नौकरी मांगने आया था।
पर यहाँ मुझे समझ आया कि गरीब की मजदूरी काटना भी उसी अन्याय की संतान है जिसने कभी हमारे खेत काटे थे। कमरे में सन्नाटा था। अर्जुन ने आगे कहा, मेरे पिता ने कहा था कि झूठ पर बनी दीवार देर से गिरती है पर गिरती जरूर है। मैं किसी की रोटी छीनना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जिन हाथों से यह फैक्ट्री चलती है उन्हें डर से मुक्ति मिले। उसकी आवाज कांप रही थी पर टूट नहीं रही थी। अन्या ने दस्तावेज मेज पर रख दिए। आज से इन शिकायतों की स्वतंत्र जांच होगी, उसने कहा, और सोनपुरा फाइल भी बंद कमरे में नहीं रहेगी। राघव ने पहली बार राजवंशी नाम की छाया को अपने विरुद्ध खड़ा देखा, पर उसी शाम राजेंद्र फैक्ट्री पहुंचे। उनके आने से माहौल जम गया। उन्होंने सबको हटा केवल अन्या, राघव और अर्जुन को रोका। कुछ पल उन्होंने अर्जुन को घूरा जैसे अतीत का चेहरा सामने हो। तुम गोपाल मिश्रा के बेटे हो, उन्होंने कहा। अर्जुन ने सीधा उत्तर दिया, हाँ, और सावित्री देवी का भी। यह जोड़ सुनकर अनन्या की आंखें भर आईं। राजेंद्र ने कठोर स्वर में कहा, पुराने मामलों को उखाड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अर्जुन ने शांत पर जलते स्वर में कहा, हमें खेत नहीं मिले, पिता नहीं मिले, पर सत्य तो मिल सकता है। राजेंद्र ने अन्या की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? यह परिवार, यह कंपनी, हजारों लोगों की रोजी सब दांव पर लगा रही हो। अनन्या ने उत्तर दिया, जो रोजी किसी की लूटी हुई जमीन और कटी हुई मजदूरी पर खड़ी हो, उसे बचाना नहीं बदलना चाहिए। राजेंद्र के चेहरे पर ऐसी चोट आई जैसी किसी ने उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं, भीतर से हराया हो। उन्होंने धीमे पर भयानक स्वर में कहा, तुम्हें अपनी विरासत चुननी होगी, संपत्ति या ये लोग। अन्या ने अर्जुन की ओर नहीं देखा, फिर भी बोली, मैं मनुष्यता चुनूंगी। राजेंद्र के शब्द फैक्ट्री की हवा में देर तक कांपते रहे। अन्या ने पहली बार महसूस किया कि विरासत केवल गहनों, शेयरों और हवेलियों का नाम नहीं, बल्कि उन पापों हवेलियों का नाम नहीं। उसने पिता सीतम है जिन्हें संतानें बिना के ढोती हैं। उसने पिता की आंखों में देखा और धीमे से कहा, यदि संपत्ति बचाने के लिए सत्य मारना पड़े तो वह विरासत नहीं, बोझ है। राघव चुप खड़ा था, पर उसकी निगाहों में भय की जगह चालाकी लौट रही थी। अर्जुन ने समझ लिया कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। राजेंद्र ने उसी रात आदेश दिया कि अर्जुन को अनुशासनहीनता के आधार पर निलंबित कर दिया जाए। कागज तैयार हुआ, हस्ताक्षर हुए, और सुबह गेट पर गार्ड ने उसे भीतर जाने से रोक दिया। अर्जुन ने पत्र पढ़ा तो हाथ कांपे, पर उसने उसे फाड़ा नहीं। झुग्गी के मजदूर दूर खड़े देख रहे थे। रामदीन की आंखों में लाचारी थी। भोला आगे बढ़ना चाहता था, पर पत्नी की दवा और बच्चों की फीस ने उसके कदम बांध दिए। अर्जुन ने किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि डर भी गरीबी की मजबूरी होता है। वह गेट के बाहर पेड़ के नीचे बैठ गया, जहां धूल में फैक्ट्री की छाया पड़ रही थी। भीतर मशीनें चलती रहीं, जैसे किसी एक आदमी की आवाज से उत्पादन नहीं रुकता। पर अर्जुन को लगा कि हर मशीन के भीतर पिता की थकी हुई सांस अटकी है। उसने जेब से मां का पत्र निकाला और पढ़ा, बेटा, न्याय के रास्ते पर चलो तो पहले अपने भीतर की हिंसा को हराना। वह वाक्य आज कठिन था। उसके भीतर क्रोध इतना भरा था कि वह प्रार्थना भी तलवार जैसी लग रही थी। अनन्या को जब निलंबन का पता चला, वह सीधे पिता के कार्यालय पहुंची। राजेंद्र कुछ दस्तावेज देख रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आपने उसे निकाल दिया, उसने कहा। राजेंद्र ने आंखें उठाए बिना उत्तर दिया। मैंने कंपनी को बचाया। अन्या ने मेज पर हाथ रखा। कंपनी सच बोलने वाले कर्मचारी से नहीं, झूठ छिपाने वाले प्रबंधन से टूटती है। राजेंद्र ने ठंडी हंसी से कहा, तुम्हें भावनाएं प्रिय हैं। मुझे परिणाम वह लड़का तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। मुझे पन्या का चेहरा सख्त हो गया। वह मुझे नहीं, मेरा विवेक जगा रहा है। राजेंद्र ने अंतिम चेतावनी दी कि यदि वह जांच रोक दे तो सब सामान्य हो सकता है। अन्या ने पूछा, सामान्य किसे कहते हैं? पिताजी मजदूर चुप रहें, राघव चोरी करे, गरीबों के नाम पर नकली कागज रहें, और हम मंदिर में दान देकर पाप धोते रहें। यह सुनकर राजेंद्र ने पहली बार उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, पर बीच में रुक गए। हाथ हवा में ठहरा रहा, जैसे उनका अपना अतीत उन्हें पकड़ रहा हो। अन्या ने आंसू रोके और कहा, आज आपने मुझे नहीं मारा, क्योंकि सच ने आपका हाथ पकड़ लिया। हवेली में तूफान फैल गया। रिश्तेदार फोन करने लगे, सलाहकार समझाने लगे, वकील भाषा को सुरक्षित बनाने लगे। दादी शांता ने सब सुनकर केवल एक दीपक जलाया। अनन्या उनके पास बैठी तो दादी ने कहा, त्याग वही नहीं जो सन्यासी करता है। कभी कभी बेटी को पिता के घर में खड़े होकर पिता के अहंकार का त्याग करना पड़ता है। अन्या ने दादी की गोद में सिर रख दिया। मैं डरती हूं, उसने स्वीकार किया। शांता ने कहा,
डर पाप नहीं बेटी, डर के कारण अन्याय का साथ देना पाप है। उधर गांव में मीरा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सावित्री देवी उसे जिला अस्पताल ले गईं, जहां डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा कि दिल की जांच और छोटी शल्यक्रिया जल्दी करनी होगी। खर्च सुनकर सावित्री की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। साहूकार भोलानाथ वहीं अस्पताल के बाहर मिला और बोला, खेत छोड़ दो, बेटी का इलाज करा दूंगा। उसके शब्दों में दया नहीं, शिकारी धैर्य था। सावित्री ने आंचल से पसीना पोंछा और कहा, मेरी बेटी की सांस बिकेगी नहीं, ईश्वर भूखा रखे पर बेइज्जत न करे। मीरा ने रात में मां का हाथ पकड़कर पूछा, भैया को मत बताना, वह परेशान हो जाएगा। सावित्री ने मुस्कुराकर झूठ बोला, तेरा भैया सब ठीक कर देगा। पर वह जानती थी कि दिल्ली में उसका बेटा खुद आंधियों से लड़ रहा है। उन्होंने गोपाल की तस्वीर के आगे बैठकर रोया नहीं, बस कहा, तुमने सत्य का रास्ता चुना था, अब उसी रास्ते पर हमारे बच्चे हैं। यदि यह कर्म की परीक्षा है तो हिम्मत भी भेजो। उनकी आवाज में टूटन नहीं थी, पर भीतर मां का हृदय चुपचाप फट रहा था। अर्जुन को मां का तार मिला तो उसका संसार घूम गया। निलंबन, वेतन कटौती, जांच, सब अचानक छोटा लगने लगा। मीरा की बीमारी सामने खड़ी थी। वह फैक्ट्री गेट पर नहीं, सीधे राजेंद्र के कार्यालय पहुंचा, क्योंकि उसे लगा कि न्याय बाद में, बहन की जान पहले। राजेंद्र ने उसे बुला लिया, शायद इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। कमरे में सन्नाटा था। उन्होंने चेकबुक मेज पर रखी और कहा, तुम्हारी बहन का पूरा इलाज मैं करा दूंगा। बदले में तुम लिख दोगे कि तुम्हारे आरोप गलतफहमी पर आधारित थे। अर्जुन के कानों में शब्द नहीं, जंजीरों की आवाज पड़ी। चेक पर लिखी राशि उसके घर की वर्षों की गरीबी से बड़ी थी। उस कागज में मीरा की सांस, मां की झुर्रियों का आराम, कर्ज से मुक्ति, सब दिख रहा था। पर उसी कागज के पीछे पिता की चिता और मजदूरों का खून भी दिखाई दिया। राजेंद्र ने मुलायम स्वर में कहा, इसे रिश्वत मत समझो, सहायता समझो। कभी कभी परिवार के लिए समझौता धर्म होता है। अर्जुन ने चेक को देखा, फिर अपनी हथेली को, जिसमें मां का संस्कार अभी भी धड़क रहा था। मेरी बहन मर भी जाए, वह कहते कहते रुक गया, क्योंकि यह वाक्य उसके ही हृदय को काट रहा था। उसने आंखें बंद की और फिर बोला, मैं उसकी जान बचाने के लिए किसी और गरीब का खून नहीं बेच सकता। राजेंद्र की आंखें फैल गईं। आदर्श पेट नहीं भरते, उन्होंने कहा। अर्जुन ने उत्तर दिया, झूठ से भरा पेट भी एक दिन आत्मा को भूखा मार देता है। उसकी आवाज टूट रही थी, पर निर्णय स्पष्ट था। उसने चेक वापस मेज पर सरका दिया, जैसे कोई विष का प्याला लौटा रहा हो। बाहर निकलते ही अर्जुन दीवार से टिक गया। उसने बहादुरी दिखा दी थी, पर भीतर से वह चीख रहा था। क्या उसने मीरा से अन्याय किया? क्या सत्य की कीमत बहन की सांस हो सकती है? उसने पहली बार पिता से शिकायत की, बाबूजी, आपने हमें इतना कठोर क्यों बनाया? उसी समय अन्या वहां पहुंची। उसके चेहरे पर चिंता थी। अर्जुन ने कुछ छिपाया नहीं। उसने चेक, शर्त और मीरा की बीमारी सब बता दिया। अन्या बहुत देर तक मौन रही, फिर बोली, आपने सही किया, पर सही रास्ते पर किसी बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। अर्जुन ने थकी हुई हंसी से कहा, अब आप अपनी करोड़पति दुनिया से चमत्कार करेंगी। अन्या ने उसकी कटुता को स्वीकार किया। नहीं, उसने कहा, मैं किसी पर एहसान नहीं करूंगी। मैं वह लौटाऊंगी जो मेरे घर ने बहुतों से लिया है, पर इस तरह की आपकी मां का सिर न झुके। अर्जुन ने उसे रोकना चाहा, पर वह चली गई। उस रात उसने अपने निजी गहने, मां की छोड़ी हुई हीरे की माला और कुछ निवेश चुपचाप बेच दिए। पहली बार धन अलमारी से निकलकर किसी मनुष्य की सांस बनना चाहता था। अन्या ने दादी शांता को सब बताया। दादी ने अपनी पुरानी बनारसी साड़ी की पोटली खोली, जिसमें कुछ सोने के सिक्के और विवाह का कंगन था। यह तेरी दादी का नहीं, उस न्याय का है जो देर से जागा है, उन्होंने कहा। अन्या ने उनके हाथ पकड़ लिए। दादी बोली, ध्यान रखना, सहायता ऐसी हो कि सावित्री को लगे नहीं कि वह झुक रही है। गरीब की इज्जत टूट जाए तो दवा भी जहर लगती है। दोनों स्त्रियां देर रात तक बैठी और हवेली के भीतर पहली बार पश्चाताप ने कर्म का रूप लिया। पैसा सीधे अस्पताल में जमा कराया गया, पर नाम लिखा गया गोपाल स्मृति श्रम सहायता कोष। सावित्री देवी ने जब रसीद देखी तो चौंक गई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मदद की है, पर मां की आंखें झूठ और सत्य के बीच की महीन रेखा पहचानती हैं। उन्होंने पूछा, यह किसने किया? किसी ने उत्तर नहीं दिया। मीरा की शल्यक्रिया की तैयारी शुरू हुई। सावित्री ने अस्पताल के मंदिर में सिर झुकाया और कहा, जिसने भी किया है उसे ईश्वर सुख दे, पर मेरे बेटे की रीढ़ सीधी रहे। अर्जुन को जब पता चला कि मीरा की शल्यक्रिया शुरू हो गई है और खर्च जमा हो चुका है,
उसका गला भर आया। वह अन्या पर क्रोधित भी था, कृतज्ञ भी, असमंजस में भी। उसने उससे कहा, आपने मेरी अनुमति के बिना किया। तानश्यों की शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि मृत्यु अनुमति नहीं पूछती। पर यह दान नहीं है, यह उस ऋण की पहली किस्त है जिसे मेरा परिवार शायद जीवन भर भी नहीं चुका पाएगा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसके भीतर कठोरता की दीवार में पहली बार बालू की महीन दरार पड़ी। फैक्ट्री के मजदूरों में अर्जुन के निलंबन की खबर फैलते फैलते आग बन गई। पहले लोग डरते थे, फिर वेतन पर्चियां लेकर एक दूसरे से तुलना करने लगे। भोला ने कहा कि उसका ओवर टाइम गायब है। एक महिला मजदूर सुनीता ने बरसंता ने बताया कि प्रसूति अवकाश मांगने पर उसे अनुपस्थित दिखाया गया। रामदीन ने पुराना दुर्घटना कागज निकाला जिनके गले से बंधे थे। वे अब धीरे धीरे खुल रहे थे। अर्जुन ने उन्हें उकसाया नहीं, केवल सुना। कभी कभी न्याय का पहला कदम यह होता है कि लोग अपनी पीड़ा को अपनी गलती समझना बंद करें। अन्या ने स्वतंत्र लेखा जांच और श्रम वकीलों को बुलाया। राजेंद्र ने रोकने की कोशिश की, पर दादी ने परिवार की हिस्सेदारी वाले कुछ पुराने दस्तावेज सार्वजनिक करने की धमकी दे दी। राघव ने सबूत मिटाने शुरू किए, पर पूजा ने पहले ही कई प्रतियां सुरक्षित कर ली थी। एक रात राघव ने अर्जुन को धमकाने के लिए गुंडे भेजे। झुग्गी के बाहर उसे घेर लिया गया, पर मजदूर जो कल तक डरते थे आज दरवाजों से निकल आए। रामदीन लाठी लेकर खड़ा हुआ। यह लड़का अकेला नहीं, उसने कहा। गुंडे पीछे हट गए। अगले दिन फैक्ट्री के बाहर शांत धरना शुरू हुआ। नारे कम थे, आंखें अधिक बोल रही थी। मजदूरों ने मशीनें बंद नहीं की, पर काली पट्टी बांधकर काम किया। यह विद्रोह नहीं, गरिमा की याचना थी। मीडिया की छोटी टीम आई, फिर बड़ी। राजेंद्र के सलाहकार घबरा गए। राघव ने बयान दिया कि बाहरी तत्व कंपनी को बदनाम कर रहे हैं। तभी अन्य पत्रकारों के सामने आई और बोली, यदि सच कहना बदनामी है तो पहले हमें अपने कर्म देखने होंगे। यह सुनकर कैमरों के पीछे खड़े मजदूरों की आंखें भीग गईं। राजेंद्र ने टीवी पर बेटी को देखा। उनका चेहरा पत्थर था, पर भीतर कहीं पुरानी आवाज जागी। गोपाल मिश्रा की आवाज, जिसकी उम्र करीब जमीन मत खाओ। उन्होंने वर्षों से उस स्मृति को व्यापारिक सफलता के शोर में दबा रखा था, पर आज वही आवाज उनकी बेटी के स्वर में लौट आई थी। उन्होंने शराब का गिलास उठाया, पर हाथ कांप गया। दर्पण में स्वयं को देखा तो पुरस्कारों से घिरा चेहरा अचानक बूढ़ा और थका हुआ लगा। मनुष्य बाहर से जितना ऊंचा उठता है, भीतर का अपराध उतना गहरा कुआं बन सकता है। मीरा की शल्य क्रिया सफल हुई। अस्पताल से खबर आई तो सावित्री देवी ने पहली बार खुलकर रोया। उन्होंने अर्जुन को फोन पर केवल इतना कहा, तेरी बहन बच गई बेटा। ने दूमर करीब अर्जुन ने दीवार पकड़ ली। उसके भीतर जमा कठोरता पानी बन गई। उसने पूछा, माँ आप ठीक हैं? सावित्री ने कहा, मैं तब ठीक होंगी जब तू भीतर से ठीक रहेगा। न्याय करना, पर नफरत में मत जलना। नफरत गरीब को भी अमीर अत्याचारी जैसा बना देती है। अर्जुन को लगा माँ दिल्ली आए बिना भी उसके मन का सबसे छिपा अंधेरा देख रही हैं। कुछ दिन बाद सावित्री स्वयं दिल्ली पहुंची। स्टेशन पर अर्जुन उन्हें लेने गया। माँ ने बेटे का चेहरा देखा तो समझ गई कि वह लड़का नहीं रहा, समय से पहले पुरुष बन गया है। उन्होंने उसके माथे को छुआ और कहा, बहुत दुबला हो गया। अर्जुन हंसना चाहता था, पर रो पड़ा। अनन्या भी थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। सावित्री ने उसे पहचान लिया, शायद अर्जुन के पत्रों के बीच छिपे मौन से। अनन्या झिझकते हुए आगे आई और उनके चरणों में झुक गई। सावित्री ने उसे उठाया, पर हाथ कांप रहे थे। बेटी, सावित्री ने कहा, पांव मत छू। जिसे गलती की है वह तू नहीं, पर यदि तू गलती जानकर उसे बदलना चाहती है तो ईश्वर तुझे शक्ति दे। अन्या फूट पड़ी, माँ जी, हमारे घर ने आपका बहुत छीना। सावित्री ने आंखें बंद की। हाँ छीना, मेरे पति, मेरी जमीन, मेरे बच्चों का बचपन। पर सुन, गरीब का दुख केवल अमीर से बदला लेने से हल्का नहीं होता। न्याय चाहिए, पर मनुष्य बचा रहे। तेरे पिता का हृदय भी कभी बच्चा रहा होगा, उसे पूरी तरह मरने मत देना। इन शब्दों ने अन्या को भीतर तक हिला दिया। अर्जुन माँ को देखता रहा। जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था, वही सबको करुणा सिखा रही थी। उसी क्षण उसे समझ आया कि माँ की गरीबी ने उसे कठोर नहीं, विशाल बनाया था। राजेंद्र से लड़ना जरूरी था, पर उन्हें राक्षस बना देना आसान रास्ता होता। कठिन रास्ता था अपराध को अपराध कहना, और फिर भी मनुष्य के बदलने की संभावना खुली रखना। अर्जुन ने माँ के चरण छुए। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अब बेटा, सत्य को दया के साथ बोलना। श्रम विभाग ने जांच शुरू कर दी। राघव के खातों में हेराफेरी, नकली हस्ताक्षर,
मजदूरी, कटौती और दुर्घटना रिपोर्ट छिपाने के प्रमाण मिलने लगे। राजेंद्र ने पहले सब राघव पर डालना चाहा, पर सोनपुरा फाइल सामने आने पर मामला गहरा हो गया। वकीलों ने समझौते की सलाह दी। दादी शांता ने कहा, समझौता नहीं स्वीकारोक्ति। यह शब्द हवेली में वज्र की तरह गिरा। राजेंद्र ने मां की ओर देखा। आप चाहती हैं मैं स्वयं को दोषी कहूं? शांता ने शांत उत्तर दिया, नहीं, मैं चाहती हूं तू फिर से मनुष्य बने। रात को राजेंद्र अकेले फैक्ट्री के पुराने हिस्से में गए। वही जमीन जहां कभी सोनपुरा के खेत थे अब सीमेंट से ढकी थी। उन्हें याद आया, गोपाल मिश्रा मिट्टी की मुट्ठी लेकर खड़ा था और कह रहा था कि जमीन केवल संपत्ति नहीं, पूर्वजों की राख है। तब उन्होंने हंस दिया था। आज उनके जूते के नीचे वही राख जैसे जल रही थी। दूर मजदूरों की बस्ती में दीपक जल रहे थे। उन्होंने पहली बार सोचा कि जिन हाथों ने उनका साम्राज्य बनाया, वे हाथ उनके नाम से डरते क्यों हैं। सुबह बैठक बुलाई गई। राजेंद्र ने सबके सामने कहा कि मजदूरी कटौती की भरपाई होगी, दुर्घटना मुआवजे दिए जाएंगे, अस्थायी श्रमिकों की समीक्षा होगी और सोनपुरा भूमि मामले की पुनः जांच के लिए स्वतंत्र समिति बनेगी। यह पूर्ण प्रायश्चित नहीं था, पर बंद दरवाजे की पहली कुंडी खुली। राघव को निलंबित किया गया और पुलिस जांच को सौंपा गया। अर्जुन ने यह सब सुना, पर विजय का आनंद नहीं हुआ। उसे लगा न्याय कोई उत्सव नहीं, घायल शरीर पर धीरे धीरे लगाई जाने वाली औषधि है। मीरा अस्पताल से स्वस्थ होकर मुस्कुराई तो अर्जुन ने उसके लिए लाल लाल रिबन खरीदा। छोटी सी डिब्बी हाथ में लेकर वह बहुत देर तक देखता रहा। इतने संघर्ष, आंसू, अपमान और सत्य के बाद भी सपना वही था। बहन के बालों में लाल रिबन। उसने मां को डिब्बी दी। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, देखा, कर्म देर से फल देता है, पर फल में आंसू की मिठास भी मिलाता है। अन्या दूर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। पहली बार उसने चाहा कि धन से नहीं, कर्म से किसी परिवार के निकट होने का अधिकार पाए। जांच के दिनों फैक्ट्री का हर कमरा जैसे अपने भीतर छिपे वर्षों के शोर को बाहर निकाल रहा था। लेखा विभाग की अलमारियों से पुराने बिल निकले, गोदाम के रजिस्टरों से गायब पन्नों की प्रतियां मिली और मजदूरों की वेतन पर्चियों ने वह भाषा बोलनी शुरू की जिसे वे खुद डरकर दबाते रहे थे। राघव सिन्हा पहले सबको झूठ कहता रहा, फिर क्लर्कों पर दोष डालने लगा और अंत में जब उसके निजी खातों में जमा अवैध रकम मिली तो उसका चेहरा राख जैसा हो गया। कर्म ने धीरे धीरे पर सही जगह दस्तक दी। राघव की गिरफ्तारी वाले दिन फैक्ट्री के बाहर कोई उत्सव नहीं हुआ। मजदूरों ने ताली नहीं बजाई, किसी ने पत्थर नहीं फेंका, कोई नारा नहीं लगाया। वे बस चुप खड़े रहे, जैसे लंबी बीमारी के बाद शरीर को विश्वास ही न हो कि बुखार उतर गया है। अर्जुन दूर से देखता रहा। उसे लगा कि अन्यायी आदमी गिरता है तो केवल व्यक्ति नहीं गिरता, उसके साथ उन सबकी चुप्पियां भी गिरती हैं जिन्होंने डरकर उसे बड़ा बनाया था। रामदीन ने धीमे से कहा, बेटा, न्याय आया है, पर देर से आया है। राजेंद्र राजवंशी पर भी कानूनी और सामाजिक दबाव बढ़ता गया। सलाहकार चाहते थे कि वे बयान देकर सारी गलती राघव पर डाल दें, पर दादी शांता ने इस बार उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने बेटे से कहा, झूठ का भार उम्र के अंत में और भारी हो जाता है, अभी स्वीकार करेगा तो शायद आत्मा को पानी मिल जाए। राजेंद्र रात भर सो नहीं पाए। हवेली की छत पर चलते हुए उन्हें सोनपुरा के खेत याद आए, गोपाल मिश्रा की आंखें याद आईं और सावित्री की खाली गर्दन जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था, फिर भी महसूस करने लगे। एक शाम राजेंद्र ने अनन्या को अपने कमरे में बुलाया, वही कमरा जहां पुरस्कार दीवारों पर टंगे थे, पर आज वे चमकते प्रमाण पत्र उन्हें आरोप पत्र जैसे लग रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने जीवन भर सोचा कि व्यापार जीतना ही परिवार बचाना है। शायद इसी सोच में मैंने कई परिवार तोड़ दिए। अनन्या चुप रही। उसने पहली बार पिता की आवाज में पछतावे की दरार सुनी। राजेंद्र ने पूछा, क्या सावित्री देवी मुझसे मिलेंगी? अनन्या ने कहा, मिलना उनका अधिकार है, आपका नहीं। फिर भी मैं पूछूंगी। सावित्री देवी ने जब यह बात सुनी, वे लंबे समय तक मौन रहीं। मीरा अस्पताल से लौटकर अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी। उसके बालों में लाल रिबन बंधा था। अर्जुन ने कहा, मां, आप मना कर सकती हैं। सावित्री ने बेटे की ओर देखा। जिससे दुख मिला उससे मिलना कठिन है, उन्होंने कहा, पर कभी कभी क्षमा देने के लिए नहीं, सच को आंखों में देखकर मुक्त होने के लिए मिलना पड़ता है। अर्जुन ने समझा कि मां क्षमा को कमजोरी नहीं, आत्मा की स्वतंत्रता मानती हैं। मिलने की जगह वही स्टेशन चुना गया जहां अर्जुन की यात्रा ने दिशा बदली थी। अन्या ने सुझाव दिया, पर सावित्री ने सहमति इसलिए दी
क्योंकि उनके अनुसार स्टेशन सबसे सच्ची जगह होती है। वहां कोई स्थायी राजा नहीं, कोई स्थायी भिखारी नहीं, सब यात्री हैं। पटना का वही प्लेटफॉर्म अब भी भीड़, चाय की भाप, कुलियों की पुकार और धूल से भरा था। फर्क इतना था कि इस बार अर्जुन घर छोड़कर नहीं, मां का हाथ थामकर आया था। उसके भीतर पुरानी रात की यादें फिर से जाग उठी। अनन्या साधारण सूती साड़ी में आई थी। उसके साथ कोई चमकदार सुरक्षा नहीं, केवल दादी शांता थी, जिनके हाथ में तुलसी की माला थी। कुछ देर बाद राजेंद्र आए। महंगे कपड़े पहने थे, पर चेहरा थका हुआ, आंखें झुकी हुई। वही आदमी जिसके नाम से दरवाजे खुलते थे, आज एक गरीब विधवा के सामने शब्द खोज रहा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ लोग उन्हें पहचानने लगे। कैमरे नहीं बुलाए गए थे, पर सच की अपनी भीड़ होती है। चाय वाला, कुली, यात्री सब धीरे धीरे देखने लगे। राजेंद्र सावित्री देवी के सामने रुके, बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने आपके परिवार के साथ अन्याय किया। उनका स्वर कांपे गया। मैंने आपके पति की आवाज नहीं सुनी। मैंने जमीन को कागज समझा, मनुष्यों को बाधा समझा। आज जो भी कहूंगा वह कम होगा। फिर भी मैं आपके सामने सिर झुकाकर क्षमा मांगता हूं। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा उतर आया। सावित्री ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें बदले की आग नहीं थी। क्षमा, सावित्री ने धीरे कहा, मेरे हाथ में पूरी नहीं है। गोपाल चले गए, उनके हिस्से वे की पीड़ा मैं लौटा नहीं सकती, बच्चों का बचपन लौट नहीं सकता। पर यदि आपका पछतावा सच है तो उसे शब्दों में मत रखिए। उसे उन मजदूरों की थाली में रखिए, उन किसानों की जमीन में रखिए, उन बच्चों की पढ़ाई में रखिए, जिनके पिता झूठे कागजों से हार गए। राजेंद्र की आंखों से आंसू गिर पड़े। इतने वर्षों में शायद पहली बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से रोना स्वीकार किया था। अर्जुन ने पिता की पुरानी गीता झोले से निकाली और मां के हाथ में दी। सावित्री ने उसे राजेंद्र की ओर बढ़ाया। इसे रखिए मत, उन्होंने कहा, केवल एक पन्ना पढ़िए, जब भी आपको लगे कि लाभ मनुष्य से बड़ा है। राजेंद्र ने पुस्तक को छुआ, पर लेने से पहले उनके हाथ कांपे। दादी शांता रो रही थी। अनन्या ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि वर्षों से बंद कोई गांठ खुल रही है। स्टेशन पर खड़े लोगों में से कई चुपचाप आंसू पोंछ रहे थे, क्योंकि उन्होंने धन को पहली बार अपराध के सामने झुकते देखा था। उसी समय भीड़ में से एक दुबला किशोर आ गया। अर्जुन ने उसे पहचानने में कुछ क्षण लगाए। वह वही बच्चा था जिसे जिसे उस दिन चोरी के आरोप से बचाया गया था। अब वह थोड़ा बड़ा लग रहा था, कंधे पर चाय की केतली थी। उसने मुस्कुराकर कहा, भैया, उस दिन आपने मुझे रोटी दी थी। अर्जुन की आंखें भर आईं। बच्चे ने, सावित्री मुझे रोटी दी थी। अर्जुन की आंखें भर बोला, आपकी वजह से लोग मुझे अब नाम से बुलाते हैं, चोर नहीं। यह सुनकर सावित्री ने उसे सीने से लगा लिया। उस छोटे दृश्य ने प्लेटफॉर्म पर खड़े हर व्यक्ति को भीतर से हिला दिया। एक रोटी, एक बचाव, एक प्रणाम और एक सच ने कितने जीवनों में तरंगें भेज दी थी। अन्या ने सोचा, कर्म कोई दूर बैठा देवता नहीं, मनुष्य के छोटे कर्मों से बनी नदी है। कोई पत्थर फेंकता है तो लहरें दुख बनती हैं, कोई दीप छोड़ता है तो वही लहरें दिशा दिखाती हैं। अर्जुन ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। उसे लगा कि उसकी यात्रा का आरंभ वास्तव में नौकरी से नहीं, उस आधी रोटी से हुआ था। कुछ महीनों में राजवंशी टेक्सटाइल्स में बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। अस्थायी मजदूरों को पहचान पत्र मिले, दुर्घटना बीमा लागू हुआ, पुरानी कटौतियों की राशि लौटाई गई और एक स्वतंत्र श्रमिक परिषद रही होगी और स्वतंत्र श्रमिक परिषद बनाई गई। सोनपुरा के किसानों की भूमि से प्रक्रिया शुरू हुई। राजेंद्र ने अपने नाम पर बने एक सभागार को हटवाकर उसका नाम गोपाल मिश्रा श्रम न्याय केंद्र रखा। कई लोगों ने इसे छवि सुधार कहा, पर सावित्री ने कहा, छवि की चिंता मत करो, यदि कर्म ठीक रहा तो छाया स्वयं ठीक हो जाएगी। अर्जुन को कंपनी में स्थायी पद का प्रस्ताव मिला, पर उसने केवल नौकरी स्वीकार नहीं की। उसने शर्त रखी कि उसे श्रमिक शिक्षा और शिकायत प्रणाली पर काम करने दिया जाए। राजेंद्र ने पहली बार बिना अपमान के उसकी शर्त सुनिया। अन्या ने उस पहल को मजदूरों को दस्तावेज पढ़ना सिखाया जाने लगा, अनुबंध समझाए जाने लगे और वेतन पर्चियों की खुली समीक्षा होने लगी। अर्जुन को याद आया कि पिता गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाते थे। शायद ज्ञान का वह दीपक अब फैक्ट्री की दीवारों में जलना चाहता था। मीरा धीरे धीरे स्वस्थ होकर पढ़ाई में लौट आई। लाल रिबन अब उसके बालों में रोज नहीं, विशेष दिनों पर बनता था, क्योंकि वह कहती थी कि यह केवल सजावट नहीं, भैया के वचन की निशानी है। सावित्री गांव और दिल्ली के बीच आती जाती रही। खेत का एक हिस्सा वापस नहीं मिल सकता था, पर उसके बदले मिले न्यायपूर्ण मुआवजे से गांव में
छोटी पाठशाला खुली। उसका नाम रखा गया गोपाल सावित्री पाठशाला। उद्घाटन के दिन सावित्री ने कहा, मेरे पति की सबसे बड़ी जमीन बच्चों का मन था, वही फिर जोती जाएगी। अनन्या ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। वह दान समारोहों की चमक से दूर श्रमिक परिवारों के बीच काम करने लगी। पहले लोग उसे संदेह से देखते थे, फिर धीरे धीरे उसके बैठने, सुनने और चुप रहने के अभ्यास ने दूरी घटाई। उसने सीखा कि सुधार आदेश से नहीं, विश्वास से आता है। अर्जुन और उसके बीच संबंध का कोई नाम जल्दी नहीं रखा गया। दोनों जानते थे कि उनके बीच इतिहास की राख है, पर उसी राख में नए बीज भी हैं। वे साथ काम करते, बहस करते, चुप रहते और धीरे धीरे बराबरी की भाषा सीखते। राजेंद्र का करीब 70 साल रही होगी। राजेंद्र का परिवर्तन नया नहीं हो जाता, क्योंकि मनुष्य एक पुराना अहंकार लौट आता। कई बार वे खर्च देखकर चिढ़ जाते, कई बार सलाहकारों की बातों से डगमगा जाते, पर हर बार दादी की माला, अन्या की आंखें और स्टेशन पर सावित्री के शब्द उन्हें रोक लेते। उन्होंने एक दिन अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारे पिता से हार गया था क्योंकि मैंने उन्हें कमजोर समझा। तुमसे सीख रहा हूं कि पराजय स्वीकारना भी कर्म का हिस्सा है। अर्जुन ने केवल हाथ जोड़ दिए। कुछ क्षमाएं शब्दों से बड़ी होती हैं। दादी शांता की तबीयत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। वे अक्सर तुलसी के पास बैठकर कहती कि अब घर में हवा बदल गई है। एक दिन उन्होंने अन्या और अर्जुन को बुलाकर कहा, बेटी, बेटा, याद रखना, प्रेम केवल दो हृदयों का मिलन नहीं, दो इतिहासों की जिम्मेदारी भी है। यदि कभी साथ चलो तो करुणा को न्याय से अलग मत करना। अनन्या ने रोते हुए उनके हाथ चूमे। उनके चरण थी। अर्जुन ने उनके चरण छुए। दादी ने तुम्हें मिलाया है, अहंकार तुम्हें कभी अलग न करे। समय के साथ स्टेशन की वह घटना कहानी बनकर फैल गई। लोग कहते कि एक करोड़पति लड़की ने गरीब लड़के की मां की तस्वीर को प्रणाम किया और सब रो पड़े। पर अर्जुन जब यह सुनता तो मुस्कुरा देता। उसके लिए असली चमत्कार वह प्रणाम नहीं था, बल्कि उसके बाद जागी जिम्मेदारी थी। अनन्या भी कहती, मैंने उस दिन किसी को बचाया नहीं था, मुझे बचाया गया था। भीड़ कहानी को आंसू में याद करती, पर दोनों जानते थे कि आंसू तभी पवित्र होते हैं जब वे कर्म में बदल जाएं। एक वर्ष बाद उसी पटना स्टेशन पर गोपाल स्मृति श्रम सहायता कोष का सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ। मंच छोटा था, भीड़ बड़ी। मजदूर, किसान, बच्चे, पत्रकार और सामान्य यात्री सब रुक रुक कर सुन रहे थे। राजेंद्र ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उद्योग का अर्थ केवल लाभ नहीं, उन हाथों का सम्मान है जिनसे लाभ जन्म लेता है। उन्होंने सावित्री देवी को मंच पर बुलाया। सावित्री ने माइक पकड़ा तो हाथ कांपे। मैं पढ़ी लिखी नहीं, उन्होंने कहा, पर इतना जानती हूं कि भूख से बड़ा दुख अपमान है। किसी की रोटी कम हो जाए, पर इज्जत पूरी रहनी चाहिए। उस दिन अर्जुन ने भी कुछ कहा। उसने बताया कि वह नौकरी खोजने निकला था, पर उसे काम से पहले मनुष्य होने की परीक्षा मिली। उसने कहा कि गरीबी अपराध नहीं, पर गरीबी का लाभ उठाकर मनुष्य की आवाज छीनना अपराध है। उसकी आवाज में पिता की दृढ़ता और मां की करुणा साथ साथ थी। अनन्या भीड़ में बैठी सुन रही थी। उसे लगा कि जो लड़का कभी सामान्य डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा कांप रहा था, वही आज कितनों की रीढ़ सीधी कर रहा है। यही कर्म का सुंदर प्रतिफल था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भीड़ छटने लगी। सूर्य ढल रहा था और प्लेटफॉर्म की लाइटें जलने लगी थी। अर्जुन और अन्या थोड़ी दूरी पर खड़े थे। ट्रेन की सीटी सुनाई दी। अन्या ने कहा, याद है, आप इसी तरह एक शाम दिल्ली गए थे। आप इसी तरह एक मुस्कुराकर कहा, तब मैं नौकरी खोज रहा था, अब शायद अपने पिता का अधूरा काम। अनन्या ने धीमे से पूछा, और मेरे लिए? अर्जुन ने उसकी ओर देखा। तुम्हारे लिए कोई जवाब जल्दी नहीं दूंगा। सम्मान को समय चाहिए, और जो समय सह ले वही संबंध होता है। अन्या ने सिर झुका लिया, पर उसकी मुस्कान शांत थी। अब उसे प्रेम को पाने की जल्दी नहीं थी। उसने सीखा था कि सच्चा स्नेह अधिकार नहीं अधिकार मांगता, वह विश्वास उगाता है। अर्जुन ने जेब से छोटी तुलसी की थैली निकाली, वही जो मीरा ने उसे पहली यात्रा पर दी थी। उसने कहा, दिल्ली की धूल में इससे घर की गंध आती थी। अन्या ने थैली को देखा और बोली, शायद हर मनुष्य को ऐसा गंध चाहिए जो उसे बताती रहे कि वह कहां से आया है और किसे भूलना नहीं है। सावित्री दूर खड़ी दोनों को देख रही थी। उनके चेहरे पर मां की वह मुस्कान थी जिसमें चिंता भी होती है और आशीर्वाद भी। उन्होंने मन ही मन गोपाल से कहा, देखो, हमारा बेटा लौटा नहीं, फैल गया है। उसकी राह में दुख बहुत आया, पर वह पत्थर नहीं बना। फिर उन्होंने आंखें उठाकर गंगा की दिशा में प्रणाम किया।
उन्हें लगा कि जीवन ने उनसे बहुत लिया, पर अंत में उन्हें यह देखने दिया कि सत्य अकेला नहीं मरता। वह कभी बेटे की आवाज में, कभी बेटी के पश्चाताप में, कभी मजदूर की हिम्मत में लौट आता है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से चली। हवा में धूल उठी, लोगों ने हाथ हिलाए और सीटी ने शाम को लंबी रेखा की तरह काट दिया। अर्जुन ने माँ, मीरा, अनन्या, दादी की स्मृति और राजेंद्र के झुके सिर को एक साथ मन में रखा। उसे समझ आया कि कर्म केवल दंड नहीं देता, वह अवसर भी देता है कि मनुष्य अपने भीतर छिपे अंधेरे को पहचान कर दीप जला सके। उस दिन स्टेशन पर कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ था, केवल कुछ मनुष्यों ने एक दूसरे को मनुष्य की तरह देख लिया था, और यही सबसे बड़ा चमत्कार था।